हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो हम आज लोग यूनिट 8 के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे कि हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए ये ऑफर है कि 1 नवंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है फिलर फॉर्म ऐप पर, जिसको वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको रिवीजन क्लासेस और प्लस पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसमें आपको। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका फर्स्ट पेपर 1000 का होगा, और सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों मिला के अगर आप लेते हैं तो आपको 1400 का पड़ेगा, जिसमें आपको फिलर फॉर्म की तरफ से एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक मिलेगी, जो कि फर्स्ट पेपर के लिए होगी। ठीक। सो बेस्ट होगा कि आप लोग दोनों पेपर ज्वाइन करें, और जिनको सिंगल पेपर ज्वाइन करना है वो 1000 में ज्वाइन कर सकता है। और ये आपका जो कोर्स होगा ये वैलिड होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फैमिली मैरिज एंड किनशिप पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कल किया था। पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे, फैमिली मैरिज एंड किनशिप पार्ट 2। ठीक। तो इसमें सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन इज अंडरस्टूड एज द मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन। तो रिप्रोडक्शन अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखते हैं तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि अपने जैसे किसी दूसरे को प्रोड्यूस करना। ठीक। इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सोशल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? जो भी कल्चरल रिलेशन है, जो भी सोशल रिलेशन है, उसको उसी तरह मेंटेन करके रखने को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक। तो रिप्रोडक्शन इज अंडरस्टूड एज द मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन। जो अभी एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन है उसको मेंटेन करना, उसको कंटिन्यूएशन में रखना, इसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्रजनन, प्रजनन को मौजूदा सामाजिक संबंधों के रखरखाव और निरंतरता के रूप में समझा जाता है। तो प्रजनन को कैसे समझा जाता है? प्रजनन को मौजूदा सामाजिक संबंधों के रखरखाव और निरंतरता के रूप में समझा जाता है, यानी कि जो अभी के मौजूदा सामाजिक संबंध हैं उसके रखरखाव और उसकी निरंतरता को मेंटेन रखने के प्रोसेस को ही प्रजनन कहा जाता है। ठीक। ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय कार्ल मार्क्स। इसको सबसे पहले रिप्रोडक्शन को, सोशल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था इन दास कैपिटल। एक दास कैपिटल में उन्होंने ही रिप्रोडक्शन की सबसे पहले बात की। दिस कॉन्सेप्ट इज अ वैरायटी ऑफ मार्क्स नोशन ऑफ इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन। ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट से वो क्या समझना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं? इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन को समझाना चाहते हैं। ठीक। जो भी इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन है उसको समझाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था।
और अपनी कौन सी बुक में दिया था, दास कैपिटल में दिया था। ठीक, दास कैपिटल उनकी बुक है, उसमें ही उन्होंने रिप्रोडक्शन की बात की है। और जनरली ये जो है इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन मतलब जो अभी इकोनॉमिक रिलेशन है उसको बचाए रखना, उसको मेंटेन करना, इसी को उन्होंने इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन कहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल। मूल रूप से दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तावित ये अवधारणा मार्क्स की आर्थिक पुनरुत्पादन की धारणा की एक किस्म है। ठीक, तो उन्होंने पुनरुत्पादन की धारणा की एक किस्म है ये आर्थिक पुनरुत्पादन। ठीक, आर्थिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं ये। और पुनरुत्पादन क्या होता है कि किसी भी जो सामाजिक संबंध अभी हैं उसकी निरंतरता और उसके रख रखाव की बात करने को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आ, और ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने इसकी बात की थी। ठीक, अपनी एक बुक जिसका नाम था दास कैपिटल। ठीक, अपनी बुक दास कैपिटल में उन्होंने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात की थी। और ये इन्होंने जो आर्थिक रिप्रोडक्शन का आर्थिक पुनरुत्पादन का कॉन्सेप्ट दिया है उसी से रिलेटेड ये भी है पुनरुत्पादन। ठीक, सामाजिक पुनरुत्पादन भी उसी से रिलेटेड। कोहॉर्ट किसको कहते हैं, जत्था किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कपल हु शेयर अ कॉमन इवेंट्स। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कोहार्ट किसको कहते हैं। कोहार्ट कहते हैं कि जब इंडिविजुअल जो है एक कॉमन इवेंट को शेयर करते हैं तो उसी को कोहार्ट कहा जाता है, उस ग्रुप को कोहार्ट कहा जाता है। कोहार्ट ग्रुप जिसको कहते हैं। ठीक, a group of individual or couples who share a common events such as birth, marriage during a particular period of time, usually a year। ठीक, तो इसको जनरल टर्म में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक व्यक्तियों का समूह जो एक ही ईयर में पैदा हुआ है, जैसे कि अगर हम कहें कि 1997 में जितने लोग पैदा हुए उन लोगों का जो ग्रुप है वो कोहार्ट कहलाए। तो एक ग्रुप हो जिसमें एक ही ईयर के सारे लोग, एक ही ईयर की डेट ऑफ जो बर्थ ईयर है वो सब एक ही। ठीक, अगर एक ग्रुप है सारे लोगों का बर्थ ईयर जो है वो 1997 है, यानी कि वो ग्रुप क्या है, कोहार्ट ग्रुप कहलाएगा। ठीक, या वो एक ऐसा ग्रुप है जिनकी मैरिज का ईयर सेम, जैसे 2020 जो है वो सबके मैरिज का सेम है। ठीक, जितने लोग उस ग्रुप में हैं तो वो ग्रुप भी कोहार्ट कहलाएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं। ठीक, या डेथ आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका जो है ईयर ऑफ डेथ जो है वो सेम, ऐसे ग्रुप को भी कोहार्ट कहा जाएगा, कोहार्ट ग्रुप कहा जाएगा। एक जो सिमिलर इवेंट है अगर वो शेयर कर रहे हैं आपस में तो उसी को कोहार्ट ग्रुप कहा जाता है। समझ में आ गया कोहार्ट ग्रुप क्या होता है? मैरिज है, बर्थ है या दूसरे इवेंट्स जो है अगर एक ही साथ शेयर करते हैं ये लोग, यानी कि एक कॉमन इवेंट्स है इन ग्रुप के बीच में, तो उसी को कोहार्ट ग्रुप कहा जाता है। जनरली हम लोग ईयर देखते हैं क्योंकि मंथ अगर देखेंगे तो बहुत ऐसे ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ईयर हम लोग जनरली देखते हैं। जैसे अगर हम लोग मैंने एग्जांपल अभी दिया है कि अगर एक ग्रुप है उस ग्रुप में सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1997, डेट ऑफ ईयर जो है वो 1997 है, तो इसका मतलब वो ग्रुप क्या है, कोहार्ट ग्रुप। ठीक, जत्था किसको कहते हैं? व्यक्तियों या जोड़ों का एक ऐसा समूह है जो एक समान घटना साझा करते हैं, जो एक समान घटना साझा करते हैं। इन लोगों का एक समूह है, जैसे जन्म या विवाह। ये घटना जन्म भी हो सकती है या विवाह हो सकती है। ठीक, एक विशेष अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष, एक विशेष अवधि के दौरान आमतौर पर ये देखा जाता है एक वर्ष। ठीक, सो कोहार्ट ग्रुप या जत्था का जो समूह है वो किसको कहते हैं? अगर एक जत्था, एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें सारे लोगों का जो जन्म का साल है, जन्म जन्म का वर्ष है वो 1997 है, यानी कि 1997, तो उस ग्रुप को जत्था कहा जाएगा। ठीक, उस ग्रुप को जत्था कहा जाएगा। यह ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे लोगों की जो शादी का, विवाह का जो वर्ष है वो क्या है, 2020 है। ठीक, उस पूरे समूह को क्या कहेंगे, जत्था कहेंगे। उस पूरे समूह को जत्था कहेंगे। तो कोहार्ट से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक, सो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए कि कोहार्ट या जत्था किसको कहते हैं। बहुत सिंपल टर्म है, बहुत टफ नहीं है इसमें। इमोशंस एंड फैमिली।
अब फैमिली में इमोशंस का क्या काम होता है या फैमिली की वजह से इमोशंस किस तरह से डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। भावनाएँ और परिवार, यानी कि फैमिली का इमोशन के साथ क्या रिलेशन है, परिवार का भावनाओं के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारी जो इमोशन है वो ज़्यादातर फैमिली के साथ ही जुड़े होते हैं, हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो ज़्यादातर परिवार के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो ऐसा क्या रिलेशन है फैमिली और इमोशन का, या परिवार या भावनाओं का ऐसा क्या रिलेशन है कि हमारा जो इमोशन है वो हमेशा परिवार के साथ ही जुड़ा होता है। A sense of identity as a family is evident in emotionally healthy families. एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है फैमिली, फैमिली में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, मतलब वो फैमिली के लोग अपने आप को एक मानते हैं, ठीक, उस फैमिली के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं इमोशनली, ठीक। ऐसे ऐसी फैमिली में ये होता है, ऐसी फैमिली में सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है जहाँ पे जो है वो इमोशनली हेल्दी फैमिली, मतलब वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़े हों, इमोशन उनका हेल्दी हो एक दूसरे के साथ। क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लोग एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को नहीं डेवलप कर पाते, ठीक। आपने देखा होगा कि बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन होता रहता है, तो वहाँ पे लोग इमोशनली अपने आप को उस फैमिली के साथ नहीं जोड़ पाते, ठीक। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी किस फैमिली में डेवलप होती है, जहाँ जो फैमिली जो है इमोशनली हेल्दी है, ठीक, ऐसी फैमिलीज में सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है, यानी कि वो लोग अपने आप को एक फैमिली का हिस्सा मानते हैं, अपने आप को एक फैमिली के साथ जोड़ते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ वीनेस, यहाँ पे सेंस ऑफ वीनेस होती है, हम, ठीक, सारे लोग मिलके हम बोलते हैं, वीनेस मतलब कि सबको अपना मानना, ठीक। तो देयर इज अ सेंस ऑफ वीनेस एंड ऑफ प्राइड इन बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, और लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, अपने आप के अंदर प्राइड महसूस करते हैं कि हम उस फैमिली के पार्ट हैं, इस फैमिली में ज़्यादा लोग हेल्दी इमोशन हो, ठीक। उस फैमिली से जुड़ने के लिए लोग अपने आप को प्राइड महसूस करते हैं, ठीक, और एक तरह का वीनेस का सेंस डेवलप हो जाता है। समझ में आया क्या होता है, इमोशनली हेल्दी है तभी ऐसा होगा। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है, तो उसके साथ आदमी अपने आप को इमोशनली नहीं जोड़ पाता। भावनाएं और परिवार का क्या संबंध है? एक परिवार के रूप में पहचान की भावना भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य परिवारों में स्पष्ट होती है। तो एक परिवार के में जो है, परिवार के रूप में पहचान की भावना डेवलप होती है, पहचान की भावना जो है वो स्पष्ट होती है। लेकिन ये भावना कब स्पष्ट होती है? जब वो परिवार जो है वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उन उस परिवार में लोग भावनात्मक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हों, एक दूसरे की भावना का आदर करते हैं, एक दूसरे की भावना को समझते हैं, ठीक। तो उस परिवार में जो है एक पहचान की भावना डेवलप होती है, एक पहचान की भावना जो है वो स्पष्ट होती है। परिवार का हिस्सा होने में हमपन आता है। हमपन मतलब कि लोग अपने आप को एक साथ जोड़ते हैं, एक हिस्सा मानते हैं। अगर आप फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहते हैं? हम, ठीक। तो ये हमपन क्या है? अपनापन डेवलप हो जाता है, ठीक। और गर्व की भावना होती है, और गर्व होता है कि हम उस परिवार के हिस्सा हैं, ठीक। तो मोस्टली जो फैमिली होती है वो इमोशनली हेल्दी ही होती है। बहुत कम फैमिली में कंट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। इसीलिए हर आदमी अपने परिवार के साथ एक भावनात्मक तरीके से जुड़ा होता है, और हर आदमी अपने परिवार के का हिस्सा होने पे गर्व महसूस करता है, ठीक। सारे लोग महसूस करते हैं ऐसा। आप लोग करते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो ऐसा करते हैं। Family members have ways of standing up for each other, and while there clearly may be disagreement or sibling rivalry, there is also security in the in sense of belonging. ठीक। तो फैमिली मेंबर जो है एक दूसरे को हर तरीके से साथ देते हैं, ठीक। हर हर फैमिली मेंबर जो है एक दूसरे के लिए हर स्टेप पे, हर परेशानी में खड़े रहते हैं, हर रास्ते पे खड़े रहते हैं, या कह सकते हैं हर तरीके से उनका साथ दिया जाता है। तो फैमिली मेंबर जितने होते हैं एक दूसरे को आपस में हमेशा हर पोजीशन पे, हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े होते हैं, ठीक। और उनको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि हम देखेंगे कि सिबलिंग के बीच में एक राइवलरी रिलेशन होता है, एक डिसएग्रीमेंट का रिलेशन होता है, हमेशा लड़ते रहते हैं, भाई भाई हमेशा लड़ते रहते हैं, भाई बहन हमेशा लड़ते रहते हैं, इनकी लड़ाई हमेशा मशहूर है, ठीक। आप लोग की फैमिली में भी ऐसा होता होगा कि हम लोग जो है क्या करते हैं, भाई बहन जो है वो हमेशा से लड़ते रहते हैं एक दूसरे से,
लेकिन जैसे ही बाहर का कोई आदमी उनको डांटने मारने लगता है तो सब एक होकर लड़ते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो जाती है और एक सिक्योरिटी फील होती है। जब सारे भाई एक साथ जाते हैं तो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ठीक, या मतलब बहनें अगर भाइयों के साथ जाती हैं तो एक तरह से सिक्योर फील करती हैं अपने आप को। ठीक, तो ये फैमिली में ये सारी चीजें होती हैं, ये इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, भले ही इनके बीच में एक तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, हमेशा आपने देखा होगा फैमिली में हमेशा भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, या भाई भाई या बहन बहन जो है आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर का कोई आदमी, बाहर का कोई मेंबर आता है, ये सब एक हो जाते हैं और अपने ही भाई बहन को साथ अपने ही भाई बहन का साथ देने लगते हैं। तो इस तरह से आपको इमोशनली सपोर्ट मिलता है फैमिली से, और एक तरह से आप अपनी फैमिली में रहकर अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। ठीक, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए खड़े होने के तरीके होते हैं। ठीक, एक दूसरे के लिए खड़े होने के तरीके मतलब हर चीज में, हर समस्या में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, एक दूसरे की समस्या के बारे में सोचते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से असहमति या सहोदर प्रतिद्वंदिता हो सकती है। ठीक, स्पष्ट रूप से क्या है, इनके बीच में असहमति होती है। हर वक्त ये लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक, हर वक्त ये आपस में लड़ते रहते हैं, भाई बहन या बहन भाई जो है आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहर का मेंबर, बाहर का सदस्य आता है, ये लोग एक होकर अपने ही सदस्य के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। अपनेपन के अर्थ में सुरक्षा भी होती है, और ये जो अपनापन एक डेवलप हो जाता है परिवार में, उसमें सुरक्षा भी होती है। ठीक, क्योंकि आप अपनों के साथ जब बाहर कहीं जाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरों के साथ रहेंगे तो उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता है, लेकिन अपनों के साथ हमेशा वो सुरक्षित महसूस करते हैं। तो परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए खड़े होने के तरीके होते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से असहमति या सहोदर प्रतिद्वंदिता हो सकती है। अपनेपन के अर्थ में सुरक्षा भी होती है। ठीक, अपनेपन के अर्थ में क्या होती है, सुरक्षा भी होती है, लोग एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक, तो कितने लोग लड़ते हैं घर में बताइए। इमर्जिंग पैटर्न ऑफ मैरिज एंड फैमिली, इस तरह से जो है इमोशनली फैमिली आपको सपोर्ट करती है हर चीज में। ठीक, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, चाहे आपको किसी भी तरह के इमोशनल चाहिए, किसी भी तरह की भावनात्मक सपोर्ट आपको चाहिए, तो आपको फैमिली के जरिए मिलता रहेगा। इमर्जिंग पैटर्न ऑफ मैरिज एंड फैमिली, आप कुछ भी बाहर करके आइए, लेकिन अंदर जो है घर में जैसे ही आप आते हैं तो घर वाले आपको भले ही बाद में डांटे मारे, लेकिन बाहर के लोगों से आपको बचाते हैं, हमेशा हमेशा इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे। इमर्जिंग पैटर्न ऑफ मैरिज एंड फैमिली, तो मैरिज के पैटर्न या फैमिली के पैटर्न जो अभी मॉडर्न इरा में डेवलप हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेंसुअल यूनियन। ठीक, consensual unions क्या होता है? As said above, there is an increasing trend in Western countries in which the partners live together without being legally united by a formal marriage. ठीक, there is an increasing trend in Western countries. Western countries में ये trend बढ़ रहा है in which the partners live together, जहाँ पे partners जो है एक साथ रहते हैं without being legally united by formal marriage। बगैर मैरिज के लोग एक साथ रहते हैं। आपने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप जो है वो क्या है, बगैर मैरिज के लोग पार्टनर्स जो है एक साथ रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का इमर्जिंग पैटर्न। ठीक, खासतौर से ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा था। अभी जो है ईस्टर्न कंट्रीज में भी, जैसे इंडिया में भी अब ये सारी चीज़ें होने लगी, लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। खासतौर से इसमें बहुत सारी फिल्में भी अब बनने लगी हैं लिविंग रिलेशनशिप के बेस पे। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कोहैबिटेशन, इसको कोहैबिटेशन कहा जाता है, जहाँ पे पार्टनर्स एक साथ बगैर मैरिज के रहते हैं, इसको कोहैबिटेशन या लिविंग रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक, तो कोहैबिटेशन और लिविंग रिलेशनशिप ये दोनों एक ही है, या कंसेंसुअल यूनियन जो है ये एक ही। ठीक, तो ये मॉडर्न इरा का इमर्जिंग पैटर्न। ठीक, जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बगैर मैरिज के रहते हैं।
विवाह और परिवार के उभरते पैटर्न। सहमति संघ, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पश्चिमी देशों में ये चलन बढ़ रहा है कि जिसमें साथी एक औपचारिक विवाह द्वारा कानूनी रूप से एकजुट हुए बिना एक साथ रहते हैं। तो इसमें जो पार्टनर्स हैं, जो एक दूसरे के जो मतलब जो पार्टनर्स हैं या सहयोगी हैं, वो एक दूसरे के साथ औपचारिक तरीके से विवाह नहीं करते हैं, लेकिन विवाह के सारे काम जो है वो एक साथ रहकर करते हैं। ठीक, तो बगैर विवाह के ये लोग एक साथ रहते हैं। ठीक, और अ, जैसा विवाह के बाद रहा जाता है वैसा ही रहते हैं। ठीक, लेकिन औपचारिक तरीके से इनका विवाह नहीं हुआ होता है। ये अभी जो माध्यमिक समाज है या मतलब आधुनिक समाज है, माध्यमिक नहीं आधुनिक समाज जो है उसमें ये बहुत आम हो चुका है, खासतौर से जो पश्चिमी देश थे। अब तो इंडिया में भी ऐसा होने लगा है। आप देखेंगे जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप बहुत आम हो गया है। ठीक, और इसे आमतौर पर सहवास कहा जाता है। ठीक, आमतौर पर इसको सहवास कहा जाता है। सहमति संघ को आमतौर पर सहवास कहा जाता है, और जिसमें जो है पार्टनर्स जो है जो सहयोगी हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर औपचारिक तरीके से विवाह के रहते हैं। ठीक, इसी को सहवास या सहमति संघ कहा जाता है। तो ये जो आधुनिक समाज है उसका एक उभरता पैटर्न है। सिंगल पेरेंट्स फैमिली, ये भी अब नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब जो है डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी है, एकल परिवार जिसको कहते हैं। द प्रेसिंग exigencies of the modern life have given rise to one parent or single parent family। ठीक, सो जो अभी मॉडर्न लाइफ में जो सारी चीजें बदल रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट फैमिलीज का डेवलपमेंट भी होने लगा है। ठीक, चाहे फैमिली में एक फादर होगा बाकी बच्चे होंगे, चाहे मदर होंगी या बाकी बच्चे होंगे, इसी इसी को सिंगल पेरेंट या वन पेरेंट फैमिलीज कहा जाता है। ये भी अब जो है बहुत ज़्यादा आपको मॉडर्न इरा में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फैमिलीज आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे डाइवोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक, या लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। आप तो वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि लोग जो है मैरिज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो बगैर मैरिज के वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक, खासतौर से सिंगल पेरेंट्स में ज़्यादातर आप देखेंगे मदर और उनके बच्चे होते हैं। फादर और बच्चे बच्चे तो कम आपको मिलेंगे, लेकिन मदर और उनके बच्चे आमतौर पे मिल ही जाते हैं। ठीक, अब उसका कारण चाहे जो हो सकता है, डाइवोर्स भी हो सकता है या दूसरे भी वजह हो सकती है। एकल परिवार क्या है, आधुनिक जीवन की दबावपूर्ण आवश्यकताओं ने एक अभिभावक या एकल अभिभावक परिवारों को जन्म दिया। अभिभावक एक अभिभावक यानी कि जिसमें एक पेरेंट्स हो सिर्फ, या एकल अभिभावक ठीक, परिवारों को जन्म दिया जहाँ पे सिर्फ माँ होंगी और उनके बच्चे होंगे, या बाप होंगे उनके बच्चे होंगे। ठीक, ऐसा होता है। माँ है और उनके बच्चे हैं, ये ज़्यादा आपको मिल जाएगा किसी भी समाज में, लेकिन बाप और उनके बच्चे आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ठीक, ये किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे तलाक की वजह से हो सकता है या और भी कारण हो सकते हैं। खासतौर से जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे लोग जो है अब ये जो शादी वाला बंधन है, विवाह का जो औपचारिक तरीका है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसको फॉलो ना कर लेकिन वो अब चाहते हैं उसके साथ कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना भी, तो एक दूसरा तरीका यूज करते हैं वो, जिससे क्या है एकल परिवार का जन्म होता है। ठीक, लोग सिंगल पेरेंट्स फैमिली का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक, in many cases, this is result of death of a spouse or divorce, or sometimes because of the developing a new custom of live-in relationship। ठीक, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जैसे किसी एक की डेथ हो गई, माँ बाप में किसी एक की डेथ हो गई तो सिंगल पेरेंट फैमिली बन जाती है वो, या डाइवोर्स हो गया। ठीक, या माँ बाप में से किसी एक की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया। आप देखेंगे जो पश्चिमी देश के जो पश्चिम में जो देश पाए जाते हैं वहाँ की जो मूवी वगैरह बनती है, जो फिल्में वगैरह बनती है, उसमें अक्सर आपको दिखाया जाता है कि सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक, ज़्यादातर जनरली ये दिखाया जाता है कि मतलब डाइवोर्स हो गया है और दोनों अलग अलग रह रहे हैं। कि बच्चे जो है माँ के साथ रहते हैं या फादर के साथ रह रहे हैं। तो इस तरह से इसका काज कुछ भी हो सकता है, या तो स्पाउस की डेथ हो गई है, किसी उसमें से किसी माँ बाप में से किसी एक की डेथ हो गई है, इसलिए वो फैमिली सिंगल फैमिली हो गई है, या डाइवोर्स की वजह से डाइवोर्स हो गया एक दूसरे का, इसीलिए लोग सिंगल रह गए। ठीक, या एक
कंडीशन और हो सकती है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि पार्टनर एक साथ रह रहे हैं और उसमें जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है, जिसकी वजह से बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होते तो हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जो एक पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पे डाइवोर्स तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैरिज हो ही नहीं रही। मैरिज के बाद ही डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, मैरिज हुई ही नहीं। ठीक। हाँ, कुछ दिन तक ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, उसके बाद छोड़ के चला गया किसी एक पार्टनर ने छोड़ के चल दिया इन लोगों को। ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी सिंगल पेरेंट फैमिली का डेवलपमेंट हुआ। ठीक। सिंगल पेरेंट फैमिली का राइज हुआ यहाँ पे भी। कई मामलों में ये पति पत्नी की मृत्यु या तलाक या कभी कभी लिव इन रिलेशनशिप के एक नए रिवाज के विकसित होने के कारण होता है। तो इसका कारण जो है सिंगल पेरेंट फैमिली या एक अभिभावक या एकल अभिभावक परिवार जो है, ये इसकी वजह कई हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो एकल परिवार बन गया हो, या ये हो सकता है कि दोनों का पति पत्नी का तलाक हो गया हो और या तो बच्चे पति के साथ रह रहे हो या पत्नी के साथ रह रहे हो। इस तरह से भी एकल परिवार या एकल अभिभावक परिवार का जन्म होता है। ठीक। या जो नए रिवाज विकसित हो रहे हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन उनकी औपचारिक तरीके से उनका विवाह नहीं हुआ आता है, लेकिन वो सारी चीजें करते हैं जो एक औपचारिक तरीके से विवाह में होता है। ठीक। तो जिसकी वजह से यानी कि उनका यौन संबंध भी होता है, यौन संबंध की वजह से जो बच्चे उनके होते हैं, कुछ टाइम के बाद जो इनका एक पार्टनर होता है, लिव इन पार्टनर होता है, वो छोड़ के चला जाता है। चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, कोई भी उसमें से एक छोड़ के चला जाता है, तो एकल परिवार का जन्म तब भी होता है। एक तरीका और हो सकता है कि लोग जो है अब शादी ही नहीं करना चाहते, विवाह ही नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, तो वो जो है दूसरे तरीके इस्तेमाल करके अभी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे स्पर्म डोनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जिसमें जो है गर्ल्स जो है वो शादी नहीं करते, ठीक, खाली स्पर्म डोनर कंपनी जो होती है उससे स्पर्म देकर अ, जो है उसको यूज कराकर उससे उनके बच्चे हो जाते हैं और फिर उन्हीं बच्चों के साथ वो अपनी पूरी लाइफ जीती है। तो इसकी कई वजह हो सकती है, एकल परिवार की कई वजह हो सकती है, सिंगल पेरेंट फैमिली की कई वजह हो सकती है। तो ये सब जो है ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में हो, ठीक, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ज्यादा डेवलप कंट्रीज मानी जाती हैं या मॉडर्न मॉडर्न कंट्रीज मानी जाती है, मॉडर्न सोसाइटी मानी जाती है इन लोगों की। तो कई तरीके उसमें होते हैं। ठीक। एकल परिवार की कई वजह हो सकती हैं। जनरली इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर डाइवोर्स की वजह से या मृत्यु की वजह से या डेथ की वजह से, डाइवोर्स या डेथ की वजह से लोग जो है यहाँ पे एकल परिवार का जन्म होता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी अभी बहुत कम पाए जाते हैं। अगर होते भी हैं तो वो कुछ टाइम के बाद जाकर जो है वो आ, शादी कर लेते हैं, एक औपचारिक तरीके से उनका विवाह हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब बच्चों का जन्म हो सकता है या और कुछ, तो ऐसे ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर इंडिया में शादी हो जाती है। ठीक। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये नॉर्मल माना जाता है, कोई उसमें मतलब इंडिया में चूंकि अभी बहुत ज़्यादा अ, जो है इस चीज़ को मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, इसीलिए क्या होता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं बदनामी के डर से। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये सब चीज़ें नॉर्मल मानी जाती है, इसीलिए वहाँ पे लोग सिंगल पेरेंट्स फैमिली या सिंगल पेरेंट्स फैमिली या एकल परिवार की तरह विकसित होना भी उन लोगों के अंदर नॉर्मल बात होती है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक। तो इसकी वजह कई हो सकती है, सिंपल बात ये है। नियो लोकल रेसिडेंस, नियो लोकल निवास। अब ये क्या है, नियो मतलब क्या होता है, नया। लोकल मतलब मैंने बताया था कि रेसिडेंस से रिलेटेड है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अभी जैसे आप किसी गांव के रहने वाले हैं और आपकी नौकरी, आपकी जॉब जो है वो कहीं और पे लग गई, किसी शहर में लग गई आपकी जॉब। ठीक। या किसी मतलब थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे कोई गाँव है, वहाँ पे लग गई आपकी जॉब, तो आप वहाँ पे जाके रहने लगते हैं। आप अपने परिवार के साथ तो जुड़े होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाके रहने लगते हैं। इस तरह के रेसिडेंस को नियो लोकल रेसिडेंस कहा जाता है। इस तरह की भी एक फैमिली डेवलप होने लगी। ठीक। लोग अपने वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर अलग जाके रहने लगते हैं, अपनी जो प्राइमरी फैमिली है उससे अलग जाकर रहने लगते हैं। ठीक। इस तरह के रेसिडेंस को नियो लोकल रेसिडेंस कहा जाता है। Neolocal residence involve the creation of a new household where a child marries or even when
दे रीच एडल्टहुड एंड बिकम सोशली एंड इकोनॉमिकली एक्टिव। ठीक। तो नियो लोकल रेसिडेंस क्या है? एक नया हाउस होल्ड डेवलप हो जाता है जहाँ पे अगर बच्चे की, और बहुत से सोसाइटी में भी ऐसा भी है कि अगर बच्चे बच्चे की शादी हो जाती है तो उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक, वो भी एक नियो लोकल रेसिडेंस होगा। या कहीं पे अगर आपकी जॉब लग गई या इकोनॉमिकली आप एक्टिव हो गए तो आप अलग जाके रहने लगते हैं, इसको भी नियो लोकल रेसिडेंस कहा जाता है। खासतौर से जो नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया के, वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत पाए जाते हैं कि मतलब चाइल्ड की अगर शादी होगी तो उनको अलग घर दे दिया जाता है रहने के लिए। ठीक। सो इस तरह के रेसिडेंस को नियो लोकल रेसिडेंस कहा जाता है। नियो लोकल निवास क्या होता है? नियो लोकल निवास में एक नए घर का निर्माण शामिल है, जहाँ पे एक बच्चा शादी करता है या यहाँ तक कि जब वे वयस्कता तक पहुँचते हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग जाके रहने लगते हैं। उसी को नियो लोकल निवास कहा जाता है। ठीक, या तो शादी हो जाती है, उनको अलग कर दिया जाता है, एक अलग निवास दे दिया जाता है, तो इसको नियो लोकल निवास कहा जाता है। या आर्थिक रूप से वो सक्षम हो जाते हैं, ठीक, सक्रिय हो जाते हैं, तो वो खुद जाकर बाहर रहने लगते हैं अपनी फैमिली से, अलग जा अलग जाके रहने लगते हैं, तो इसी को नियो लोकल निवास कहा जाता है। 1 मिनट। तो ये सब नए पैटर्न्स, ठीक, पहले ये सारी चीजें नहीं पाई जाती थी, अब ये नए पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक। फैमिली लॉ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फैमिली लॉ पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। भारत में परिवार के कानून कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है द हिंदू मैरिज एक्ट 1995। ठीक, क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है, तो ईयर आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड ये एक्ट बना था। ठीक, जो अप्लाई होता है किस पे? हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे, सिख पे और जैन पे। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पे अप्लाई होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन्स पे अप्लाई होता है। ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, क्रिश्चियन पे अप्लाई नहीं होता है, या ज्यूज पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो जो 1955 का एक्ट है, वो किस पे अप्लाई होता है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन्स। भारत में परिवार कानून 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों पर लागू होता है। तो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो हिंदुओं पर, बौद्धों पर, सिखों पर और जैनियों पर लागू होता है। ये 1955 में बना था। ये एक्ट, ये अधिनियम जो है पास हुआ था 1955 में। ठीक, जो सिर्फ क्रिश्चियन पे, मुस्लिम पे या ज्यूज पे अप्लाई नहीं होता। ठीक, बल्कि ये हिंदुओं पे, बौद्धों पे, सिखों पे और जैनियों पे अप्लाई होता है। ठीक। The legislation allows a husband to divorce his wife for adultery। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उस वक्त जब ये लॉ बना था तो हिंदू जो सिस्टम है, हिंदू रिलेशन का जो सिस्टम है मैरिज का, उसमें डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या माना जाता था? सात जन्म का साथ माना जाता था। ठीक, तो एक बार आपने 7 फेरे ले लिए, उसके बाद डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो इस लॉ के जरिए जो है, ये लॉ उनको अलाउ करता था एक हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। किस मामले में? एडल्ट्री के मामले में। एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री कहते हैं जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जैसे वाइफ का अफेयर जो है किसी और अ, आदमी के साथ हो, तो उसी को एडल्ट्री कहा जाता था। ऑल्दो ये जो है 2018 में इसको
जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब एडल्ट्री अब अलाउ है इंडिया में। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना चाहता है तो उस पर मतलब इंडियन कानून जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कोई सजा नहीं देगा। क्रुएल्टी, वाइफ अगर बहुत ज़्यादा मतलब सता रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें भी आप डाइवोर्स दे सकते हैं। हस्बैंड को ये अधिकार दिया जाता था इस लेजिस्लेशन में कि अगर एडल्ट्री हो रही है वाइफ की तरफ से, हाँ, क्रुएल्टी हो रही है, डिजर्शन हो रहा है और कन्वर्जन टू अनदर फेथ, या जो है वाइफ जो है दूसरे फेथ को, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गई है, जैसे वो हिंदू से मुस्लिम हो गई है या क्रिश्चियन हो गई है या ज्यूज हो गई है, उस कंडीशन में भी जो है हस्बैंड को ये लॉ जो है वो अलाउ करता था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। एंड वाइस वर्सा मीन्स वाइफ भी ऐसा कर सकती है कि अगर हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व है तो अपने हस्बैंड से वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड जो है उसके साथ क्रुएल्टी कर रहा है, डिजर्शन कर रहा है या दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अधिकार था कि वो जो है डाइवोर्स ले सकती है। कानून एक पति को अपने पत्नी को व्यभिचार किसको कहते हैं कि मतलब अगर वो जो है किसी और के साथ रिलेशन रख रही है तो उसको व्यभिचार कहा जाता है। क्रूरता, परित्याग या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन के लिए, परित्याग या किसी और धर्म में अगर वो परिवर्तन हो जा रहा है उसका, तो हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी दोनों को ये अधिनियम जो है अनुमति देता है कि वो तलाक दे सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक, अगर वाइफ के साथ ऐसी चीजें हो रही है तो तलाक ले सकता है, और हस्बैंड के साथ यानी पति के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो तलाक दे सकता है। ठीक, तो ये कानून इस चीज की अनुमति देता है। In 1937, the Muslim Personal Law Shariat Application Act was passed. 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना जो शरीयत के कानून को मानता है, यानी कि मुस्लिम के जो कानून होते हैं उसको शरिया कानून कहा जाता है, उस शरीयत के कानून को मानता है। इसको अप्लाई किया गया था 1937। ठीक, इन 1937 द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट वाज पास्ड, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939, और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास हुआ था 1939 में, ये भी फैमिली एक्ट था। उसके बाद क्रिमिनलाइज किया गया ट्रिपल तलाक को, आपको ये पता है, अभी रिसेंट का ये मतलब एक्ट पास हुआ है ट्रिपल तलाक के ऊपर, जिसमें अगर एक मुस्लिम जो है अपनी वाइफ को एक साथ 3 तलाक देता है, जिसको ट्रिपल तलाक नाम दिया गया है, तो उसमें क्या है, उसको वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पारित किया गया, और 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम का विघटन हुआ। इसको बनाया गया कि मतलब उसको किस तरह से मुस्लिम विवाह अधिनियम का विघटन पास हुआ, मतलब जो मैरिज है, जो विवाह है, उसको खत्म करने का क्या क्या अधिनियम होगा, ये सारी चीजें इसके बारे में पास हुई थी 1939। उसके बाद ट्रिपल तलाक, आप नाम जानते ही हैं, ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट आया था, अभी जल्दी रिसेंटली पास हुआ इस पे एक्ट कि अगर कोई एक साथ 3 तलाक देता है तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एक जो है आरोपी माना जाएगा उसको, और उसके खिलाफ उसको सजा भी मिल सकती है। ठीक, तो ये ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट जो है वो शरीयत में है नहीं। ठीक, एक साथ आप 3 तलाक दे भी नहीं सकते, ये शरीयत में है भी नहीं। तो एक तरह से लॉ अगर पास होता है इस पे, तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि ये मुस्लिम्स के लिए फायदे की चीज है। तो उसमें क्या है कि शरीयत भी इस चीज को अलाउ नहीं करती है कि एक साथ 3 तलाक हो सकते हैं। ठीक, द क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1869 established फैमिली लॉ इन इंडिया फॉर क्रिश्चियन। 1869 में क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट पास हुआ था जो क्रिश्चियन में फैमिली लॉ को स्टेब्लिश करता है। 1869 के ईसाई तलाक अधिनियम ने ईसाइयों के लिए भारत में पारिवारिक कानून स्थापित किया। The Parsi Marriage and Divorce Act of 1936 acknowledges the wife's right to maintenance in the form of both alimony, uh, pendant, light and permanent alimony। 1936 के पारसी विवाह और तलाक अधिनियम ने गुजारा भत्ता, पेंडेंट, लाइट
और अस्थायी गुजारा भत्ता दोनों के रूप में पत्नी के बाद भरण पोषण के अधिकार को स्वीकार किया। तो इससे पहले जो है पारसी में डाइवोर्स के बाद एलिमनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। एलिमनी क्या है? एलिमनी कहते हैं कि कुछ अमाउंट आपको हर महीने देना होता है जो वाइफ है उनकी अ, उनके मतलब मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता जिसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक, तो इसके लिए एक्ट पास हुआ था, द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, 1936 के पारसी विवाह और तलाक अधिनियम। ठीक, तो ये पास हुआ था 1936 को। तो ये याद रखिएगा, सारे ये फैमिली लॉ है। ठीक, नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास हुआ था, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट से 1 साल पहले स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था, टू स्टेब्लिश अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और फेथ प्रैक्टिस बाय ईदर साइड। तो इंडियन सिटीजन चाहे कहीं भी रह रहे हो, बाहर भी रह रहे हो, उन पे ये अप्लाई होता है कि मतलब अगर कोई जो है अपने रिलीजन से बाहर, अपने फेथ के बाहर भी शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। तो आपने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या है? कोर्ट मैरिज जो होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होती है। अगर कोई जो है अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है या दूसरे फेथ में, दूसरे रिलीजन में शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी करने का उसको अधिकार होता है। और ये एक्ट सारे सिटीजन पे लागू होता है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या बाहर रह रहे हों, लिविंग अब्रॉड भी हो तब भी उनको, उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। वो आसानी से स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करके शादी कर सकते हैं। तो ये जनरली पूरे सिटीजन के लिए। ठीक, जैसे अगर एक कोई मुस्लिम है वो किसी हिंदू लड़के या लड़की से शादी करना चाह रहा है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट उसको अलाउ करता है। या कोई हिंदू है वो मुस्लिम या क्रिश्चियन या ज्यूज से शादी करना चाह रहा है तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसको ये अनुमति दी जाती है कि वो शादी कर सकता है। ठीक, विशेष विवाह अधिनियम 1954 का विशेष विवाह अधिनियम भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का एक विशेष रूप स्थापित करने के लिए है, भले ही किसी भी पक्ष द्वारा धर्म या आस्था का पालन किया जाता है। ठीक, मतलब कोई कोई भी धर्म को अगर दूसरे धर्म के साथ आपको विवाह करना है, दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह करना है, दूसरे आस्था वाले व्यक्ति के साथ आपको विवाह करना है तो आप जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग जनरल टर्म में कोर्ट मैरिज कहते हैं। ठीक, कोर्ट मैरिज हम लोग कहते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि फला आदमी ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। ये चीजें हम लोग आम भाषा में सुनते हैं। तो ये कोर्ट मैरिज क्या है? ये विशेष विवाह अधिनियम के जरिए ही होता है। ठीक, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था अंतरजातीय विवाह के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो शायद मुझको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, 2 लाख रुपए है या 2.5 लाख रुपए ऐसे कुछ है, वो कपल को दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कपल को दिए जाएंगे 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, ऐसा कुछ है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो, अंतरजातीय विवाह करते हैं। ये सब जो है जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, कास्ट सिस्टम के एलिमिनेशन के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक, इसको प्रमोट करने के लिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो ये अलाउ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है। सो विशेष विवाह अधिनियम के जरिए आपको अलाउ किया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। और उस एक्ट को अमेंड किया गया था। ठीक, एक तो पहले स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास हुआ, फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास हुआ, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 में पास हुआ, और हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 2005 में। ये सक्सेशन मीन्स क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसके सक्सेशन की बात होती है कि प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका हो। ठीक, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जरिए क्या किया गया था, लड़कियों को अधिकार दिया गया था प्रॉपर्टी। पहले, इससे पहले उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, बाप की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। फिर उसको अमेंड किया गया था 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पास हुआ था। एक क्रोनोलॉजी आप याद रखिए कि पहले पहले विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ था 1954 में, फिर हिंदू विवाह अधिनियम पास हुआ था 1955 में, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पास हुआ। ठीक, और ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया था 2005। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा क्रोनोलॉजी। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किसके बारे में था, ये गर्ल्स चाइल्ड के, यानी कि जो लड़कियां हैं, ठीक, उनके उत्तराधिकार की बात करता है इसमें। मतलब जो बाप की प्रॉपर्टी है, जो पिता की प्रॉपर्टी है, उसमें जो है, जो गर्ल्स चाइल्ड है उनका अधिकार भी होता है। ठीक, जो लड़कियां हैं उनका भी अधिकार होता है। मैरिज इन हिंदुइज्म, इसके बाद हम लोग मैरिज के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदुइज्म में मैरिज क्या होता है, कितने टाइप की मैरिज पाई जाती है हिंदुइज्म में। मैरिज इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में विवाह। द हिंदू मैरिज इज नॉट रियली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। ठीक, तो हिंदू मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इज नॉट रियली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। तो हिंदू मैरिज जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम मैरिज होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, तो हिंदू मैरिज जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बल्कि रिलीजियस सेक्रेमेंट होता है। ठीक, ये रिलीजियस सेक्रेमेंट होता है। हिंदू विवाह वास्तव में एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। ठीक, तो ये अनुबंध नहीं है बल्कि एक संस्कार है, धर्म के लिए ये करना ही पड़ता है। हिंदू विवाह वास्तव में एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। इट रिजल्ट्स इन अ मोर और लेस परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड फीमेल। इसकी वजह से एक परमानेंट रिलेशनशिप डेवलप होती है एक मैन और एक वुमेन के बीच में। एक मैन और एक वुमेन के बीच में एक परमानेंट रिलेशनशिप डेवलप होता है। एक परमानेंट मतलब इतना परमानेंट होता है कि 7 जन्म, कहते नहीं है कि 7 जन्म का साथ होता है। ठीक, सो परमानेंट तो इस वर्ल्ड में हो ही रहा है, अदर वर्ल्ड के लिए भी ये माना जाता है कि परमानेंट रिलेशनशिप है और 7 जन्म तक ये रिलेशनशिप बचा रहे। ठीक, तो हिंदू रिलीजन में ये जो विवाह है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेक्रेमेंट है। ठीक, इट रिजल्ट्स इन अ मोर और लेस परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। इसका परिणाम पुरुष और महिला के बीच कमोबेश अस्थायी संबंध है। ठीक, तो इसकी वजह से इस मैरिज की वजह से, इस विवाह की वजह से और जो पुरुष है और महिला है उनके बीच में एक अस्थायी संबंध होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं 7 जन्म का साथ। ठीक, देयर एम इज नॉट नियरली फिजिकल प्लेजर बट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जो हम लोग मतलब जो हिंदू मैरिज में, हिंदू का जो विवाह होता है उसमें जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो किस लिए होते हैं, वो 7 जन्म के लिए ही होते हैं। ठीक, दिस एम इज नॉट नियरली फिजिकल प्लेजर बट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ये फिजिकल प्लेजर के लिए यानी कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए ये इसका मकसद जो है वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है, फिजिकल प्लेजर नहीं होता है, बल्कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। लोग धर्म के लिए करते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में के लिए करते हैं। उनका लक्ष्य भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। ठीक, वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए करते हैं विवाह, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करते, यानी कि यौन सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करते। ठीक, भौतिक सुख यानी कि यौन सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए करते हैं। इट इज
no more an individual function but has a serial enjoyment of sexual pleasure. ठीक? तो ये इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है बल्कि एक सीरियल एंजॉयमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर का सीरियल एंजॉयमेंट के लिए ये किया जाता है। ये केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है बल्कि इसमें कर्मिक रूप से यौन सुख का आनंद लिया जाता है। ठीक, इसमें कर्मिक रूप से यौन सुख का आनंद लिया जाता है। ये किसी एक व्यक्तिगत कार्य का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, द मेन एम ऑफ हिंदू मैरिज। अब हिंदू मैरिज का मेन एम क्या होता है, हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, सबसे पहला एम जो है वो है फुलफिलमेंट ऑफ धर्म और रिलीजियस और रिलीजन ड्यूटीज। रिलीजियस ड्यूटीज कहेंगे, या रिलीजन ड्यूटीज नहीं होगा, रिलीजियस ड्यूटीज है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हिंदू मैरिज होती है, तो हिंदू मैरिज जो होती है वो किस लिए होती है? आ, धर्म के या रिलीजियस ड्यूटी के को पूरा करने के लिए होती है। ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति, हर हिंदू व्यक्ति को का ये धर्म होता है, उसकी ये रिलीजियस ड्यूटी होती है कि वो विवाह करे, वो शादी करे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स, तो हिंदू के जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स, मैरिज इज अ बेसिक ऑफ ऑल रिलीजन एक्टिविटीज। तो हिंदू स्क्रिप्चर में ये माना जाता है कि जो मैरिज है वो सारे रिलीजियस एक्टिविटीज का एक बेसिक पार्ट है, एक बुनियादी पार्ट है। तो मैरिज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाँ किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, तो पहला उद्देश्य क्या होता है हिंदू मैरिज का? धर्म या धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना। ठीक, क्योंकि विवाह जो होता है, अगर आप विवाह करते हैं यानी कि आप धार्मिक और धर्म या धार्मिक कर्तव्यों को का पालन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि विवाह करना धर्म या धार्मिक कर्तव्य ही माना जाता है और उसका पालन करना विवाह करना कहलाता है। ठीक, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह सभी धार्मिक गतिविधियों का मूल होता है। ठीक, तो कोई भी धार्मिक गतिविधि करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा मूल चीज़ क्या है? वो विवाह। ठीक, ये कौन कहता है? ये हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा गया। ठीक, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह सभी धार्मिक गतिविधियों का एक मूल होता है। तो ये पहला उद्देश्य है हिंदू विवाह। दूसरा क्या है? हाँ, in the words of K.M. Kapadia, marriage is primarily for the fulfillment of duties. तो K.M. कपाड़िया के वर्ड्स में अगर देखें तो ये क्या है? मैरिज इज प्राइमरली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज को पूरा करना, यानी कि जो धर्म की ड्यूटीज हैं, जो रिलीजन की ड्यूटीज हैं, उनको पूरे करने का एक तरीका है। द बेसिक एम ऑफ मैरिज वॉज धर्म। ठीक, और जो बेसिक एम है मैरिज का, K.M. कपाड़िया क्या कहते हैं? बेसिक एम जो मैरिज का है वो क्या है? धर्म। ठीक, धर्म के लिए लोग शादी करते हैं, हिंदू मैरिज। केन कपाड़िया के शब्दों में अगर देखा जाए तो विवाह मुख्य रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। ठीक, तो विवाह क्या है? मुख्य रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए है। विवाह का मूल उद्देश्य क्या होता है? धर्म। ठीक, विवाह का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? धर्म। ठीक, तो ये केन कपाड़िया कहते हैं हिंदू मैरिज के बारे में बताते हुए, हिंदू मैरिज के फंक्शन को बताते हुए, कि विवाह जो है वो मुख्य रूप से कर्तव्यों की पूर्ति है, जो धर्म के कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए होता है, और मूल रूप से ये धर्म ही है। ठीक, दूसरा काम क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है मैरिज का? प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति। ठीक, यानी कि संतान की उत्पत्ति करना। प्रोक्रिएशन यानी कि चिल्ड्रन के प्रोडक्शन के लिए काम करना। ठीक, प्रोक्रिएशन इन हिंदू फैमिलीज द चाइल्ड इज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक, हिंदू फैमिलीज में चाइल्ड को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी जाती है। हिंदू परिवार में बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, बच्चे को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है हिंदू फैमिलीज में। ठीक, यानी कि बच्चे की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है हिंदू फैमिली। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, द हस्बैंड एक्सेप्ट द palm ऑफ वाइफ इन ऑर्डर टू गेट अ हाई ब्रीड प्रोजनी। ठीक, ऋग्वेद के अनुसार उच्च वंश की संतान पाने के लिए पति पत्नी की हथेली स्वीकार करता है। ठीक, तो मतलब ऋग्वेद के अनुसार जो है, पति जो है अपनी पत्नी के पाम को, यानी कि उसके हाथ को एक्सेप्ट करना। हाथ मांगने जाते हैं ना, तो वो क्या है, क्यों एक्सेप्ट करता है उनके हाथ को? ताकि मतलब एक हाई ब्रीड प्रोजनी पा सके। एक हाई ब्रीड ऐसी वाइफ मिले जिसके अंदर जो है हाई फर्टिलिटी रहे। एक हाई फर्टिलिटी हो उसके अंदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, द हस्बैंड एक्सेप्ट द palm ऑफ वाइफ इन ऑर्डर टू गेट हाई ब्रीड प्रोजनी। ऋग्वेद के अनुसार उच्च वंश की संतान पाने के लिए, यानी कि उच्च वंश की संतान पाने के लिए पति जो है अपनी पत्नी की हथेली को
स्वीकार करता है। ठीक, तो दूसरा काम है हिंदू मैरिज का प्रोक्रिएशन, संतानोत्पत्ति। अकॉर्डिंग टू मनु, मनु के अकॉर्डिंग क्या है, द चीफ एम ऑफ मैरिज इज प्रोक्रिएशन, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है मैरिज का, वो प्रोक्रिएशन। सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है मैरिज का मनु के अनुसार, प्रोक्रिएशन यानी कि बच्चे पैदा करना। महाभारत हैज आल्सो मेंटेन द सेम व्यू, और महाभारत में भी यही चीज कही गई है, महाभारत में भी यही चीज कही गई है। तो ये चीज आप जो प्रोक्रिएशन का कॉन्सेप्ट है वो आप ऋग्वेद में भी देख सकते हैं, और मनु में भी देख सकते हैं, और महाभारत में भी देख सकते हैं। मनु के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, महाभारत में भी यही दृष्टिकोण रखा है। ठीक, तो महाभारत, ऋग्वेद और मनु, ये तीनों में आप पाएंगे कि जो विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो संतानोत्पत्ति होता है, संतान के उत्पत्ति। ठीक, इसको संतानोत्पत्ति कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों आप अगर स्क्रिप्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू विवाह जो है वो मेन चीज, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, संतानोत्पत्ति होता है। ठीक, हिंदू मैरिज जो है उसका मेन एम, उसका चीफ एम जो होता है वो प्रोक्रिएशन होता है। तीसरा एम क्या है, सेक्सुअल प्लेजर, यौन सुख के लिए किया जाता है। ठीक, तो हिंदू मैरिज का जो तीसरा एम क्या है वो क्या है, तीसरा एम जो है वो क्या है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए होती है मैरिज। द हिंदू स्क्रिप्चर्स have compared the sexual pleasure with the relation of divine bliss. ठीक, सो सेक्सुअल प्लेजर को हिंदू जो स्क्रिप्चर हैं वो किसके साथ जोड़ते हैं, डिवाइन ब्लिस के साथ, दैवीय आनंद जिसको कहते हैं, दैवीय आनंद के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिलेशन को दैवीय आनंद के साथ जोड़ा जाता है, डिवाइन ब्लिस के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए विवाह करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू स्क्रिप्चर ही इस चीज को कंपेयर करता है, किससे, सेक्सुअल प्लेजर को डिवाइन ब्लिस से कंपेयर करता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वात्स्यायन, सेक्सुअल प्लेजर इज द चीफ इन एम मैरिज। ठीक, तो सेक्सुअल प्लेजर जो है वो सबसे मैरिज का सबसे मुख्य एम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है मैरिज का, वो सेक्सुअल प्लेजर होता है, वात्स्यायन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब ये वात्स्यायन क्या है, एक स्क्रिप्चर है। ठीक, वात्स्यायन के अनुसार विवाह में यौन सुख प्रमुख होता है। ठीक, तो हिंदू धर्म ग्रंथों में यौन सुख की तुलना दैवीय आनंद के संबंध से की गई। ठीक, तो यौन सुख की तुलना जो है वो किससे की गई है, दैवीय आनंद के संबंध से की गई है। अब अगर इसको दैवीय आनंद के संबंध में की गई है, यानी कि यौन सुख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए हिंदू विवाह किया जाता है यौन सुख के लिए। ठीक, वात्स्यायन के अनुसार विवाह में यौन सुख प्रमुख है। ठीक, यौन सुख जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रमुख है, अकॉर्डिंग टू वात्स्यायन। फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन हिंदू रिलीजन, अब हिंदू रिलीजन में कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज पाए जाते हैं, हिंदू धर्म में कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कोपिशेट्टी सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, एक केस था, कौन सा केस था, कोपिशेट्टी सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इनका केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ 8 फॉर्म ऑफ मैरिज गिवन बाय आर्यन हिंदू। ठीक, आर्यन हिंदूज के जरिए जो फॉर्म ऑफ मैरिज दिए गए हैं उसमें कितने फॉर्म ऑफ मैरिज बताए गए हैं, कितने तरीके की शादियां बताई गई हैं, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज बताई गई, 8 तरीके की शादियां हिंदू धर्म में पाई जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज किया था, कोपिशेट्टी सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस। ठीक, हिंदू धर्म में विवाह के प्रकार कितने होते हैं, हाँ, कोपिशेट्टी सुब्बाराव बनाम आंध्र प्रदेश राज मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्य हिंदू द्वारा दिए गए विवाह के 8 रूपों के अस्तित्व को मान्यता दी, यानी कि उन्होंने माना है कि हिंदू धर्म में कितने विवाह पाए जाते हैं, 8 तरीके के, 8 रूपों के विवाह पाए जाते हैं आर्यन हिंदू में। ठीक, और ये किस केस में माना था उन्होंने, कोपिशेट्टी सुब्बाराव बनाम आंध्र प्रदेश राज, ये इस केस में माना गया था, इस केस में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। The 8 forms are divided into 2 categories of approved and unapproved form of marriage. अब ये जो 8 फॉर्म है इसको approved and unapproved form of marriage में डिवाइड किया गया है।
तो 4 जो है अप्रूव्ड फॉर्म है और 4 जो है अनअप्रूव्ड फॉर्म है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो शुरू के 4 हैं उसको अप्रूव किया गया है, मतलब उसको सही माना गया, लेकिन जो बाकी के 4 हैं उसको सही नहीं माना गया। ठीक, 8 रूपों को विवाह के स्वीकृत और अस्वीकृत रूपों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये जो 8 रूप हैं उसमें 4 रूप ऐसे हैं जो स्वीकृत किए जाते हैं। ठीक, उस तरह के विवाह को स्वीकृत किया जाता है समाज के जरिए, और जो बाकी 4 हैं उनको अस्वीकृत किया जाता है। ठीक, अब ये 8 फॉर्म कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रूव्ड, यानी कि जो स्वीकृत हैं वो कौन-कौन से। तो अप्रूव में आ जाता है ब्राह्मा मैरिज, डाइवा मैरिज, डाइवा मैरिज जिसको कहते हैं, डाइव मैरिज, अर्सा मैरिज एंड प्रजापत्या मैरिज। ठीक, प्रजापति जिसको कहते हैं, ब्रह्मा, दैव और अर्सा एंड प्रजापति कम अंडर द अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। मतलब इसको समाज के जरिए, इसको सोसाइटी के जरिए स्वीकार किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, ये सारी मैरिज यानी कि ब्रह्मा मैरिज, दैव मैरिज या अर्सा या प्रजापति, ये सारी मैरिज अप्रूव्ड मैरिज कहलाती है। ठीक, दिस मैरिज इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ अ मेडल, यानी कि जिसको कन्यादान कहा जाता है। इन मैरिज में क्या होता है? गिफ्ट का एक्सचेंज होता है, गिफ्ट ऑफ मेडल यानी कि कन्यादान, जिसमें कन्यादान किया जाता है। ठीक, कन्या को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। ठीक, इसीलिए ये सारे मैरिज को एक्सेप्टेड मैरिज के फॉर्म में रखा जाता है, अप्रूव फॉर्म में रखा जाता है। ठीक, तो स्वीकृत प्रापत कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, दैव, आर्स और प्रजापति विवाह के स्वीकृत रूपों में के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 जो प्रकार हैं, ब्रह्मा, दैव, आर्स और प्रजापति, ये जितने प्रकार के विवाह हैं ये स्वीकृत रूपों में आते हैं, मतलब इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक, इन विवाहों में उपहारों का आदान प्रदान युवती का उपहार होता है। इन तरीके के विवाह में क्या होता है? उपहारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें सबसे बड़ा उपहार जो होता है वो क्या होता है? युवती का उपहार होता है, जिसको कन्यादान कहा जाता है। ठीक, तो आपको एग्जाम में फॉर्म्स ऑफ मैरिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इनमें से कौन सा हिंदू फॉर्म ऑफ मैरिज है। ठीक, तो कन्यादान अगर आता है तो कन्यादान फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है। ठीक, कन्यादान क्या है? मैरिज का एक प्रोसेस है। ठीक, जिसमें कन्यादान किया जाता है। आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो उसमें ब्राह्मण था, दैव्या था, अर्सा था और लास्ट में कन्यादान दे दिया। तो कन्यादान छोड़ के बाकी तीनों फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। कन्यादान क्या है? मैरिज के टाइम पे एक तरह का रिचुअल है। ठीक, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कन्यादान किया जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कन्यादान जो है वो क्या है? वो प्रोसेस है, वो एक रिचुअल है, वो फॉर्म्स ऑफ मैरिज नहीं है, वो प्रकार नहीं है, विवाह का प्रकार नहीं है, बल्कि उसका एक तरीका है, एक रिवाज है। ठीक, ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू द धर्म टेक्स्ट हैव द ड्यूटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट। तो ब्राह्मण जो है अकॉर्डिंग टू धर्म टेक्स्ट, अगर धर्म के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण्स होते हैं हैव द ड्यूटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट, तो उनके पास ये ड्यूटी होती है कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि वाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू द धर्म टेक्स्ट हैव द ड्यूटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट, देयरफॉर द फर्स्ट 4 मैरिज टाइप आर जनरली प्रोनाउंस्ड लीगल फॉर ब्राह्मण। तो 4 टाइप के जो मैरिज हैं, पहले 4 टाइप के, टोटल 8 टाइप के मैरिज हैं, तो पहले 4 टाइप के मैरिज जो है वो लीगल माने जाते हैं ब्राह्मण के लिए। इसके लिए पहले 4 प्रकार के विवाह धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो उपहार स्वीकार करें, यानी कि कन्यादान को स्वीकार करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो कन्यादान को यानी कि उपहार को स्वीकार करें। इसलिए पहले 4 प्रकार के विवाह आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए कानूनी माने जाते हैं। तो पहले 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो ब्राह्मणों के लिए आमतौर पर कानूनी माने जाते हैं, बाकी 4 के वो गैर कानूनी माने जाते हैं। ठीक, ये हिंदू फॉर्म्स ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग। हाँ, तो वन बाय वन देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है ब्राह्मा मैरिज। द ब्राह्मा मैरिज आर द रिचुअल्स ऑफ द ब्राह्मण हु अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति हैज द ड्यूटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट। ब्राह्मा मैरिज क्या है? ये ब्राह्मण्स का रिचुअल है, मैरिज का रिचुअल है ब्राह्मा मैरिज, हु अकॉर्डिंग टू मनु, जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग है कि वो मतलब ड्यूटी है कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करें, यानी कि वाइफ को एक्सेप्ट करें, कन्यादान को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार की मैरिज को ब्राह्मा मैरिज कहा जाता है।
ब्रह्मा विवाह क्या होता है? ब्राह्मणों के अनुष्ठान है, जिनका ये क्या है? ब्राह्मणों का अनुष्ठान है, जिनका अ, मनुस्मृति के अनुसार उपहार स्वीकार करना कर्तव्य है। जिनका कर्तव्य है कि वो मनुस्मृति के अनुसार जो है, ये उनका कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो कन्यादान को स्वीकार करें, कन्या को स्वीकार करें। ठीक, यानी कि गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे वाइफ को, पत्नी को स्वीकार करें। ये मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों का ये ड्यूटी है। दैव मैरिज क्या होता है? दैव विवाह मीन्स मैरिज रिलेटेड टू द राइट ऑफ गॉड्स। ठीक, मैरिज क्या है? मैरिज रिलेटेड टू द राइट ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की तरफ से एक तरह का ये राइट है मैरिज। ठीक, इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज अनलाइक ब्रह्मा, ब्रह्मा की इस तरह की जो मैरिज होती है, दैव मैरिज जो होती है, इसमें ब्रह्मा की तरह नहीं, बल्कि द फादर गिव्स अवे हिज डॉटर टू अ प्रीस्ट एज दक्षिणा। दक्षिणा के तौर पे वो अपनी बेटी को देता है। एक प्रीस्ट को दक्षिणा के तौर पे अपनी बेटी को देता है, जो प्रीस्ट होता है उसको। ठीक है, जो फादर होता है वो अपनी बेटी को दक्षिणा के तौर पे प्रीस्ट को देता है, जिसको सैक्रिफिशियल फी कहा जाता है। दक्षिणा क्या है? सैक्रिफिशियल फी। कोई सर्विस उसने दिया था, उसकी दक्षिणा के तौर पे वो अपनी बेटी को दान कर देता है। ठीक, तो इसको दैव मैरिज कहा जाता है। फॉर ऑफिशिएटिंग इन द sacrifice conducted by the father of the bride। ठीक, फॉर ऑफिशिएटिंग इन द सेक्रीफाइस को ऑफिशिएट करने के लिए कंडक्टेड बाय द फादर ऑफ ब्राइड, जो उसका फादर करता है। एक फादर एक सेक्रीफाइस के तौर पे और दक्षिणा के तौर पे प्रीस्ट को गिफ्ट करता है अपनी बेटी को। इसको दैव मैरिज कहा जाता है। दैव मैरिज, दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह का अर्थ है देवताओं के संस्कार से संबंधित विवाह। देवताओं के संस्कार से संबंधित विवाह। अब ये क्या होता है? विवाह के इस रूप में ब्राह्मणों के विपरीत, इसमें ब्राह्मणों के विपरीत है, जिसको ब्राह्मण मैरिज में क्या होता था? ब्राह्मणों की ड्यूटी होती थी कि वो गिफ्ट को मतलब एक्सेप्ट करें। लेकिन इसमें ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मणों के विपरीत क्या होता है? पिता जो होता है वो अपनी बेटी को दुल्हन के पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो वो जो है दुल्हन दुल्हन के पिता के जरिए कोई ऐसा आयोजित यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में जो प्रीस्ट, ठीक, जो पुजारी होता है वो हिस्सा लेता है। ठीक, पिता ने कोई आयोजन किया, किसी योग का आयोजन किया, उसमें कोई पुजारी शामिल होता है और उस पुजारी की दक्षिणा के तौर पे, बलि शुल्क के तौर पे वो अपनी बेटी को दे देता है। ठीक, इसी को दैव विवाह कहा जाता है। तो विवाह के इस रूप में ब्राह्मण के विपरीत पिता अपनी बेटी को दुल्हन के पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने के लिए दक्षिणा, बलि शुल्क के रूप में एक पुजारी को दे देता है। ठीक, तो इस तरह के भी विवाह होते हैं और ये अप्रूव्ड मैरिज में आता है, एक्सेप्टेड मैरिज में आता है। ठीक, अरसा, अरसा मैरिज क्या है या अरसा विवाह क्या है? द थर्ड फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड मैरिज, दैट इज अरसा मैरिज, सजेस्ट मैरिज विद ऋषि और सेजेस। ये मैरिज को सजेस्ट करता है ऋषि और सेजेस के साथ। ठीक, तो ऋषि और सेजेस तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड मैरिज, दैट इज अरसा मैरिज, सजेस्ट मैरिज विद ऋषि और सेजेस। स्वीकृत विवाह का तीसरा रूप क्या है? अर्श विवाह, ऋषि या संतों के साथ विवाह का सुझाव देता है। ठीक, तो जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, उनके साथ विवाह का सुझाव देता है। तो अगर कोई आदमी जो है अपनी बेटी की शादी किसी ऋषि या संत के साथ करता है तो इसको अर्श मैरिज कहा जाता है, अर्सा मैरिज कहा जाता है, अर्श विवाह कहा जाता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा और दैव्य से अलग होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा एंड दैव्य फॉर्म ऑफ मैरिज बिकॉज इन अर्सा द फादर ऑफ द ब्राइड डजंट हैव टू गिव एनीथिंग टू द ब्राइड। ये ब्राइड ग्रूम को कुछ भी नहीं देता, मतलब जो दूल्हा होता है उसको जो फादर है वो कुछ भी नहीं देता है, बस खाली अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है। ठीक, बाकी उसको कुछ देना नहीं पड़ता। इसीलिए ये दैव्या और ब्राह्मण से अलग होता है। ब्राह्मण मैरिज में क्या होता है? वो गिफ्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, वाइफ के साथ गिफ्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। दैट में भी ऐसा होता है, दक्षिणा के साथ वो बेटी को भी देते हैं और भी बहुत सी दक्षिणा उसको दी जाती है। दैट में इस तरह से होता है। लेकिन ये अरसा जो है इसमें कोई चीज दी नहीं जाती, सिर्फ बेटी को दे दिया जाता है। ठीक, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा एंड दैट फॉर्म ऑफ मैरिज बिकॉज इन अरसा द फादर ऑफ द ब्राइड डजंट हैव टू गिव एनीथिंग टू द ब्राइड। इसको कुछ भी नहीं देना पड़ता है ब्राइड ग्रूम को, यानी कि दूल्हे को
कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये विवाह के ब्रह्म और दैव रूप से भिन्न है, क्योंकि अर्श में दुल्हन के पिता को दूल्हे को कुछ भी नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो दूल्हे को सिर्फ दुल्हन मिल जाती है और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो उसका पिता जो है, उसका कोई अधिकार नहीं होता है कि वो दूल्हे को कुछ दे। ठीक, इस तरह की, इसीलिए इसको माना जाता है कि ब्रह्मा और दैव से, दैव विवाह और ब्रह्म विवाह से अलग है। इसीलिए ये माना जाता है कि ब्रह्म विवाह और दैव विवाह से अलग। तो ये विवाह के ब्रह्मा और दैव रूपों से भिन्न है, क्योंकि अर्श में दुल्हन के पिता को दूल्हे के को कुछ भी नहीं देना पड़ता। ठीक, इन द अर्श द फादर ऑफ द ब्राइड ग्रूम इज वन हु गिव्स 2 काउस और बुल्स टू द फादर ऑफ द ब्राइड। बल्कि उल्टा जो है, जो दुल्हन का पिता है, उसको, जो दूल्हे का पिता है, जो दूल्हे की का पिता है, वो दुल्हन के पिता को क्या करेगा, 2 बुल्स या 2 काउस गिफ्ट करेगा। 2 बैल या 2 गाय जो है वो गिफ्ट करता है। ठीक, सो दुल्हन के बदले में दुल्हन का जो पिता होता है, उसको दूल्हे का जो पिता होगा वो गिफ्ट करेगा 2 गाय या 2 बुल्स। ठीक, ये जो अर्श मैरिज होता है उसमें। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि किसमें जो है बुल्स गिफ्ट किए जाते हैं या काउस गिफ्ट किए जाते हैं। ठीक, इन द अर्सा द फादर ऑफ द ब्राइड ग्रूम इज द वन हु गिव्स 2 काउस और बुल्स टू द फादर ऑफ द ब्राइड। तो यहाँ पे दो गाय या 2 बैल दिए जाते हैं फादर ऑफ द ब्राइड को, यानी कि दुल्हन के पिता को। अर्श में दूल्हे का पिता वो होता है जो दुल्हन के पिता को 2 गाय या बैल देता है। ठीक, तो दूल्हे का पिता का ये फर्ज होता है, ये मतलब उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो दुल्हन का पिता है, दुल्हन के बदले उसको 2 गाय या 2 बैल देगा। ठीक, तभी उसको दुल्हन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक, so in the Arsh, the father of the bridegroom is one who gives 2 cows or bulls to the father of the bride. अर्श में दूल्हे का पिता वो होता है जो दुल्हन के पिता को 2 गाय या बैल देता है। नेक्स्ट आता है अप्रूव्ड फॉर्म का लास्ट, प्रजापति। प्रजापति क्या है? प्रजापत्य फॉर्म ऑफ मैरिज इज सिमिलर टू ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज। ये ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज के सिमिलर है प्रजापत्य। ठीक, एक्सेप्ट देयर इज नो ट्रेडिंग और कन्यादान इन प्रजापति। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है, मतलब कोई भी लेन देन नहीं होता है और कन्यादान नहीं होता है। प्रजापत्य में कोई भी लेन देन, कोई भी कन्यादान नहीं होता है। ठीक, सो प्रजापत्य फॉर्म ऑफ मैरिज इज सिमिलर टू ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज एक्सेप्ट देयर इज नो, क्योंकि ब्रह्मा में जो है कन्यादान भी होता है, ट्रेडिंग भी होती है। एक्सेप्ट देयर इज नो ट्रेडिंग और कन्यादान, इसमें कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी कन्यादान नहीं होता। एंड द फादर ऑफ द ब्राइड सर्च फॉर द ग्रूम, और जो फादर होता है, दुल्हन का जो पिता होता है, वो ग्रूम दूल्हे की खोज करता है। ठीक, मतलब वो अपनी मर्जी से ही दूल्हे की खोज करता है और उसी से अपनी बेटी की शादी कराता है। इस तरह की मैरिज को प्रजापत्य मैरिज कहा जाता है। ठीक, इस तरह की मैरिज को प्रजापत्य मैरिज कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस प्रजापत्य इज इंफीरियर टू ब्राह्मण, क्योंकि ये डिफरेंस है, तो इसीलिए प्रजापति को ब्राह्मण से इंफीरियर माना जाता है। ये माना जाता है कि प्रजापति जो है वो ब्राह्मण से इंफीरियर है। ब्राह्मण से इंफीरियर है मतलब निचले स्तर पे। ठीक, because of these differences प्रजापत्य is inferior to ब्राह्मण। प्रजापत्य क्या है? प्रजापत्य विवाह का स्वरूप ब्राह्मण विवाह के बराबर समान है, मतलब उसके समान है। ब्राह्मण विवाह जो होता है उसके समान होता है प्रजापत्य विवाह। ठीक, सिवाय इसके कि अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो कन्यादान होता है ब्रह्म विवाह में, या जो व्यापार होता है ब्रह्म विवाह में, व्यापार मतलब कुछ लेन देन होते हैं, सामान का लेन देन होता है। ठीक, वो प्रजापत्य में नहीं होता। ठीक, सिवाय इसके कि प्रजापत्य में कोई व्यापार या कन्यादान नहीं होता है, और दुल्हन का पिता दूल्हे की तलाश करता है, और दुल्हन का पिता ही दूल्हे की तलाश करता है।
और खुद ही दूल्हा तलाश करके वो अपनी बेटी की शादी उससे करता है। इन विभिन्नताओं के कारण प्रजापतियां ब्राह्मण से हीन होते हैं, और यही विभिन्नताओं के कारण जो है ये माना जाता है कि प्रजापतियां जो है वो ब्राह्मण से हीन होते हैं। ठीक, इसीलिए कि यहाँ पे कोई व्यापार या कन्यादान नहीं होता। नेक्स्ट आता है अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। अस्वीकृत प्रापत्र कौन से होते हैं? अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज या अस्वीकृत प्रापत्र। तो सबसे पहले आता है आसुरा, गंधावरा, राक्षस और पिशाच। राक्षस और पिशाच ये सारी चीजें जो है अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में आते हैं, कम अंडर द अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक, अस्वीकृत प्राप्त यानी कि ऐसे ऐसे फॉर्म ऑफ मैरिज, ऐसे विवाह के प्रकार जो अस्वीकृत होते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। पिशाच जिसको कहा जाता है, विवाह के अस्वीकृत रूपों में रूपों के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों जो है अस्वीकृत हैं। स्वीकृत में कौन कौन से आते हैं आपको पता है? ब्रह्मा, दैव्या, आश्रा और आरसा जिसको कहते हैं, आरसा और नेक्स्ट क्या है? प्रजापति। ये चारों जो है अप्रूव्ड हैं, और अनअप्रूव्ड कौन से हैं? असुरा, गंधर्व, रक्षा, राक्षस और पिशाच। ये जो है अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है। हिंदी इतनी सही है नहीं मेरी, तो थोड़ा गलत हो रहा होगा तो आप लोग समझ जाइएगा उससे। ठीक, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह के अस्वीकृत रूपों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। ठीक, तो एक केस था राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। 2008 का केस था इन दोनों के बीच में, चौधरी दलाल सिंह यूनिवर्सिटी और राजवीर सिंह दलाल। द प्रॉपर्टी ऑफ a childless woman married in one of the unapproved form goes to her family rather than her husband। ठीक, अगर कोई चाइल्ड जो है अनअप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज करता है, ठीक, यानी कि जो ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज करता है, इस तरह की शादी करता है जो अनअप्रूव है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी? हाँ, गोज टू हर फैमिली रादर देन हर हस्बैंड। तो हस्बैंड को नहीं मिलेगी, बल्कि जो लड़की का जो फादर है उसको मिलेगी। So the property of a childless woman married in one of the approved form goes to her family rather than her husband। ठीक, तो अपने हस्बैंड के बजाय उसके हस्बैंड को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बल्कि उसके फादर को मिलेगी, उसके फैमिली को मिलेगी। राजवीर सिंह दलाल बनाम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2008 के अनुसार किसी गैर अनुमोदित रूप से विवाहित निसंतान महिला की संपत्ति, मतलब अगर वो महिला मैरिड है, उसके बाद जो है वो गैर अप्रूव फॉर्म में वो शादी करती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड को नहीं जाएगी, बल्कि उसके फैमिली को जाएगी। ठीक, तो किसी गैर अनुमोदित रूप से विवाहित निसंतान महिला की संपत्ति उसके पति के बजाय उसके परिवार को जाती है। ठीक, तो ये संपत्ति का मामला था, ये कि संपत्ति किसको जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संपत्ति है वो किसको जाएगी? उसके परिवार को जाएगी, उसके पति को नहीं मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहला जो अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है, यानी कि अस्वीकृत प्रकार है विवाह का, वो असुर है। ठीक, असुर क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंडेम फॉर्म ऑफ मैरिज। ये सबसे ज्यादा जो है कंडेम किया जाने वाला मैरिज है, मतलब जिसको बहुत ज्यादा निंदनीय माना जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा निंदा की जाती है। ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंडेम फॉर्म ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या होता है कि इसकी निंदा बहुत की जाती है। इन दिस फॉर्म द फादर गिव्स अवे हर डॉटर आफ्टर द ब्राइड ग्रूम हैज प्रोवाइडेड ऑल द वेल्थ दैट ही कैन। सो इस फॉर्म में क्या होता है कि जो ब्राइड ग्रूम है, यानी कि जो दूल्हा है, वो जो लड़की का बाप है उसको जितना वो दे सकता है, जितना जो है वो वेल्थ दे सकता है, यानी कि जितना पैसा वो दे सकता है, जितना सामान वो दे सकता है लड़की के फादर को, उतना दे। और जब फादर को लगेगा कि हाँ इसने उतना दे दिया जिसको जितना उसको चाहिए था, तब वो अपनी बेटी को उस दूल्हे के साथ शादी करता है, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा कंटेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें वेल्थ बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक, तो जो ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, ठीक, तो ब्राइड ग्रूम के जो फादर होंगे या जो दूल्हे होंगे,
जो दूल्हा होगा, ब्राइड ग्रूम का फादर या ब्राइड ग्रूम खुद, वो जो है अपने वेल्थ को देते हैं किसको, जो दुल्हन का बाप होगा उसको। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे शादियाँ होती हैं। टू द फादर ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड हरसेल्फ, तो ये किसको किसको दिया जाती है वेल्थ, या तो फादर को दी जाएगी और उसके साथ साथ जो है जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको भी, तो दुल्हन को भी मिलता है और उसके फादर को भी मिलता है। ठीक, और कौन देता है, दूल्हा या दूल्हे का बाप। ठीक, इस तरह की मैरिज को क्या कहा जाता है, असुर मैरिज कहा जाता है। इन दिस फॉर्म द फादर गिव्स अवे हर डॉटर आफ्टर द ब्राइडग्रूम हैज प्रोवाइडेड ऑल द वेल्थ दैट ही कैन, इतना वेल्थ देना है जितना वो दे सकता है, टू द फादर ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड हरसेल्फ। ठीक, दुल्हन के बाप को और दुल्हन को खुद ही। ठीक, असुर क्या है, ये विवाह के सबसे निंदनीय रूपों में से एक है, ये विवाह के सबसे निंदनीय रूपों में से एक है। अब इसकी निंदा क्यों की जाती है, क्योंकि इस रूप में दूल्हे द्वारा दुल्हन के पिता और स्वयं दुल्हन को, ठीक, दूल्हे द्वारा जो दुल्हन का पिता है या खुद दुल्हन को ही अपनी सारी संपत्ति प्रदान करने के बाद पिता अपनी बेटी को देता है। ठीक, तो जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति जो है वो किसको देना पड़ेगा, जो दुल्हन का बाप होगा उसको देना पड़ेगा, या दुल्हन को खुद ही देना पड़ेगा। ठीक, इसी को असुर कहा जाता है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा निंदा की जाती है। The Ramayana mentioned that an extravagant amount of price was given to the guardian of Kaikeyi for her marriage with King Dasharatha। ठीक, तो दशरथ के साथ जो कैकेयी की शादी हुई थी उसमें, और रामायणा में मेंशन है ये चीज, रामायणा क्या है, एक स्क्रिप्चर है, उसमें ये चीज मेंशन है कि बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा था, जो दशरथा के जो गार्जियन थे, यानी कि दशरथ के जो गार्जियन थे, दशरथ के जो पिता थे, या खुद दशरथ को बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना था किसके लिए, कैकेयी से शादी करने के लिए। तो कैकेयी के जो गार्जियन थे, यानी कि कैकेयी के जो फादर रहे होंगे या जो भी गार्जियन रहे होंगे, उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा था, ये रामायणा में मेंशन है। ठीक, तो ये रामायणा से ही साबित होता है असुर मैरिज का कॉन्सेप्ट। रामायणा मेंशन दैट एंड रामायण जिसको कहते हैं, रामायणा इंग्लिश में कहते हैं, वैसे हिंदी में रामायण है। The Ramayana mentioned that an extravagant amount of price was given to the guardian of Kaikeyi for her marriage with Dasrath। ठीक, रामायण में उल्लेख है कि राजा दशरथ के साथ विवाह के लिए कैकेयी के संरक्षक को अत्यधिक कीमत दी गई, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था कैकेयी से शादी करने के लिए दशरथ के साथ। ठीक, दशरथ को कैकेयी से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा था, किसको, जो कैकेयी के संरक्षक थे उनको। ठीक, तो ये जो असुर मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे साबित होता है, वो रामायण से ही साबित होता है। दिस इज बेसिकली अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर द ब्राइड इज परचेज। तो ये क्या है, एक तरह का कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, असुर मैरिज क्या है, एक तरह का कमर्शियल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे ब्राइड को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। ठीक, क्योंकि पैसा कीमत लगती है, पैसा जो ज्यादा देगा उसी को बेचा जाएगा। ठीक, दिस इज बेसिकली अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर द ब्राइड इज परचेज। ये मूल रूप से एक वाणिज्यिक लेन देन है जहाँ दुल्हन खरीदी जाती है। ठीक, तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी एरियाज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे दुल्हन को बेचा जाता है। जो ब्राइड ग्रूम होगा वो शादी करने के लिए जो दुल्हन का बाप होता है उसको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो एक तरह से दुल्हन को खरीदना पड़ता है। हैदराबाद में आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत पाया जाता है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है छपरा जिला, वहाँ पे भी बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे दुल्हन को बेचा जाता है। ठीक, हाँ, और वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दुल्हन को बेचा जाता है। तो एक तरीके से क्या है, ये वाणिज्यिक लेन देन है जहाँ पे दुल्हन को बेचा जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द फादर ऑफ द गर्ल शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इवन फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस। लेकिन मनुस्मृति इसके अगेंस्ट है, वो कहती है कि जो गर्ल्स का फादर है, यानी कि जो दुल्हन का बाप है, उसको कुछ भी पैसा नहीं लेना चाहिए, फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस, मतलब एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए, कुछ भी पैसा नहीं लेना चाहिए, कुछ भी चीज उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द फादर ऑफ गर्ल शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इवन फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस, मतलब कि कोई भी उसको कीमत उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति जो है ये असुर मैरिज के खिलाफ है, क्योंकि वो कहती है कि जो लड़की का पिता है उसको किसी भी कीमत पे कोई भी प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए।
कम से कम कीमत भी उसको उसको वो नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। मनुस्मृति के अनुसार जो लड़की का पिता है उसको कम से कम कीमत का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह का प्रस्ताव अगर उसमें कीमत लग रही है, यानी कि दुल्हन को खरीदना या बेचा नहीं जाना चाहिए, ये मनुस्मृति के खिलाफ है। ठीक। नेक्स्ट आता है गंधर्व। गंधर्व क्या होता है? दिस इज यूनिक फॉर्म ऑफ मैरिज एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ मैरिज। ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ मैरिज है जो दूसरे फॉर्म ऑफ मैरिज से अलग होता है। ये विवाह का एक अनोखा रूप है और विवाह के अन्य रूपों से भिन्न है। अब क्यों क्यों भिन्न है वो देखते हैं हम लोग। देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द गर्ल एंड बॉयज टू गेट मैरिज। इसमें जो है गर्ल और बॉयज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ठीक। दोनों के बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसी के बेस पे शादी हो जाती है। इसमें फादर का कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, ना ही ब्राइड ग्रूम के फादर का कोई लेन देन होता है, ना ही ब्राइड के फादर का कोई लेन देन होता है, बल्कि गर्ल्स और बॉयज के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसपे शादी हो जाती है। एक तरह से लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप मान लीजिए। गंधर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो लव मैरिज के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। ठीक। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है शादी करने के लिए और दोनों लोग शादी कर लेते हैं। इसीलिए इसको यूनिक माना जाता है। लड़की और लड़के के बीच, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्म्स ऑफ मैरिज पढ़ा है उसमें क्या है, सारे में फादर का ही रोल होता है। ठीक। लेकिन इसमें जो है फादर का कोई रोल नहीं होता है। लड़की और लड़के के बीच शादी करने के लिए आपसी सहमति होती है। तो इसमें जो है शादी करने के लिए आपसी सहमति होती है लड़के और लड़की के बीच में। फादर्स का कोई, पिताओं का कोई रोल इसमें नहीं होता है। चाहे वो लड़की का पिता हो उसका कोई रोल नहीं होता है, चाहे वो लड़के का पिता हो उसका कोई रोल नहीं होता, बल्कि लड़की और लड़के के बीच में एक आपसी सहमति होती है और उसी आपसी सहमति की वजह से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जैसे प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह और गंधर्व का कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से सेम। ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हिंदू मैरिज में ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इस वजह से क्योंकि ये माना जाता है कि लड़का या लड़की दोनों को खुद से शादी नहीं करना चाहिए, अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट से शादी नहीं करना चाहिए। और यही वजह है, इसी गंधर्व मैरिज की वजह से ही चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट आया था हिंदू मैरिज में। कि लोग अपने बच्चों की पहले ही शादी इसलिए कर देते थे कि कहीं ये गंधर्व का इस्तेमाल न कर लें, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये शादी न कर लें। ठीक। इसीलिए वो पहले ही शादी कर लेते हैं। दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट अराइजेस फ्रॉम प्योर लस्ट। ठीक। और ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो कैसे होता था? लस्ट की वजह से, प्योर लस्ट की वजह से ही आता है। ठीक। लस्ट क्या होता है? लस्ट कहते हैं एक तरह का क्या कहेंगे इसमें, मतलब लव नहीं होता है, सिर्फ लस्ट ही होता है, सेक्सुअल डिजायर होती है। दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट अराइजेस फ्रॉम प्योर लस्ट। ठीक। ये पारस्परिक सहमति शुद्ध वासना से उत्पन्न होती है, शुद्ध वासना से उत्पन्न होती है। ठीक। द अप्रूवल ऑफ पेरेंट डज नॉट प्ले अ रोल। इसमें पेरेंट का कोई अप्रूवल नहीं होता है। ठीक। उसका, उनके अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे वो पिता हो चाहे माता हो, उनकी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। चाहे वो लड़के का बाप हो चाहे लड़की का बाप हो, उनकी जरूरत इसमें नहीं होती है, उनके अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, शादी कर लेते हैं। ठीक। अब ये नहीं मतलब जैसे आजकल क्या होता है, लव होता है तो कह देते हैं कि आ, पापा नहीं मानेंगे, ठीक, या घर वाले नहीं मानेंगे, तो एक तरह से क्या है, ये अप्रूवल। ठीक। अप्रूवल लेना होता है कि पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक। अगर मान गए तो अप्रूवल हो गया, नहीं माने तो अप्रूवल नहीं होगा। मान गए तो शादी हो जाएगी, नहीं माने तो नहीं होगी। ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से आप उसको, उनके अप्रूवल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की गंधर्व के का जो फॉर्म ऑफ मैरिज है उसमें पेरेंट्स के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके खिलाफ भी है तब भी ये शादी होके रहेगी। ठीक। माता पिता की स्वीकृति की कोई भूमिका इसमें नहीं होती। ठीक। माता पिता की स्वीकृति की कोई भूमिका इसमें नहीं होती। दिस लीड टू हिंदू कल्चर शिफ्टिंग टू चाइल्ड मैरिज। अभी मैंने इसको पहले ही बताया कि इसकी वजह से चाइल्ड मैरिज की तरफ से हिंदू कल्चर में चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। क्यों? क्योंकि लोग जो है इसके खिलाफ थे, इस तरह की मैरिज के खिलाफ थे, तो इसीलिए वो अपने बच्चों की पहले ही शादी कर देते थे। वो मतलब जब तक सोचते कि हाँ हमको मतलब किसी के साथ मिल के उससे शादी कर लेना चाहिए, उससे पहले उनकी शादी कर दी जाए। ठीक। ताकि ये मतलब अपने खुद के म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ शादी ना कर।
मतलब खुद की मर्जी से शादी ना करें, इसके लिए उनकी चाइल्ड मैरिज ही कर दी जाए। इससे हिंदू संस्कृति बाल विवाह की ओर स्थानांतरित हो गई। मतलब बाल विवाह क्यों होता था हिंदू में? ठीक, हिंदू में बाल विवाह इसीलिए, गंधर्व मैरिज का जो फॉर्म था, गंधर्व विवाह का जो प्रकार था, इसी वजह से, क्योंकि लोग जो है इसके खिलाफ थे कि बच्चे जो है अपनी मर्जी से शादी करें, और उनकी मर्जी जब तक होती, मतलब जब तक वो इस इतना सोच पाते कि हाँ हमको अपनी मर्जी से शादी करना चाहिए, या हमको जो है शादी अब कर लेना चाहिए किसी को ढूंढ के, उससे पहले उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक, इसीलिए बाल विवाह का कॉन्सेप्ट आया था हिंदू मैरिज, हिंदू कल्चर में। ठीक, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकास्ट रिलेशन बिकम हाई। अब यहाँ पे इंटरकास्ट रिलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि लड़के और लड़के के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था। ठीक, बॉयज और गर्ल्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था। तो बॉयज हो सकता है कि वो उसका जो एग्रीमेंट हो वो किसी दूसरे कास्ट के लड़की के साथ हो। अब इसमें पेरेंट का अप्रूवल तो जरूरी नहीं, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अंतर जातीय संबंध की संभावना अधिक हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जात वत नहीं देखी जाती थी, खाली म्यूचुअल एग्रीमेंट देखा जाता था। ठीक, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए, शादी कर ली। ठीक, अब उसकी जात क्या है, या जात है, मतलब उस जात में उसको शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं देखा जाता। ठीक, इसीलिए यहाँ पे अंतर जातीय विवाह बहुत ज्यादा होता है। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिंदू कल्चर, और इसीलिए ये माना जाता है कि इस तरह की फॉर्म ऑफ मैरिज को हिंदू कल्चर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हिंदू कल्चर में इंटर कास्ट मैरिज जो है वो अलाउ नहीं है। कास्ट जो है वो एंडोगैमस ग्रुप है, यानी कि विद इन ग्रुप आपको शादी करना है, आपके कास्ट में ही शादी करना है। अगर आप अपने कास्ट से बाहर शादी करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है हिंदू कल्चर में। इसीलिए इस तरह के जो मैरिज के फॉर्म है, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज नॉट इन अकॉर्डिंग विद हिंदू कल्चर। ये जो है फॉर्म ऑफ मैरिज हिंदू कल्चर में एक्सेप्ट नहीं की जाती। एंड प्रैक्टिसेस एज देयर वाज नो प्रेजेंट कॉन्सेंट, पेरेंट्स कॉन्सेंट। ठीक, तो इस तरह की जो मैरिज, जो हिंदू कल्चर है, जो प्रैक्टिस है, उसमें इस तरह की मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट का कोई कॉन्सेंट नहीं होता है। और हिंदू कल्चर में ये माना जाता है कि पेरेंट्स का कॉन्सेंट मैरिज में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, विवाह का ये रूप हिंदू संस्कृति और प्रथाओं के अनुरूप नहीं था। तो विवाह का ये जो रूप है वो क्या है, हिंदू प्रथाओं और संस्कृति के अनुरूप नहीं था। ठीक, तो विवाह का ये रूप हिंदू संस्कृति और प्रथाओं के अनुरूप नहीं था, क्योंकि इसमें माता पिता की कोई सहमति नहीं। तो माता पिता की सहमति नहीं होती है, इसीलिए ये हिंदू प्रथा या हिंदू की जो संस्कृति है उसमें इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्योंकि हिंदू प्रथा या संस्कृति में ये माना जाता था कि जो फादर हैं, जो पिता हैं, या जो पेरेंट्स हैं, वही उनकी शादी वगैरह करेंगे। नेक्स्ट आता है राशद। राशद क्या है? Rashad form of marriage is performed by abducting the bride and brutally slaying her family and relatives। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्राइड ग्रूम होता है वो बहुत ज्यादा मतलब मारता पीटता है ब्राइड ग्रूम को, जो मतलब लड़की के घर वाले होते हैं, लड़की की फैमिली को मार पीट के जो है उनको एबडक्ट करके शादी कर लेता है, मतलब एक तरह से किडनैप कर लेता है, किडनैप करके जाके शादी कर लेता है। तो इसी को राशद फॉर्म ऑफ मैरिज कहा जाता है। ठीक, राशद फॉर्म ऑफ मैरिज इज परफॉर्म बाय एबडक्टिंग द ब्राइड, दुल्हन को जो है किडनैप करके किया जाता है, एंड ब्रूटली स्लेइंग हर फैमिली एंड रिलेटिव, और जो है उनकी जो फैमिली और रिलेटिव है उनको मार पीट कर या उनकी हत्या वगैरह कर कर फिर उनको उनकी लड़की से शादी कर ली जाती है। इसीलिए इसको राशद फॉर्म ऑफ मैरिज कहा जाता है। राशद विवाह में दुल्हन का अपहरण कर उसके परिवार और रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या की जाती है। ठीक, तो दुल्हन का अपहरण किया जाता है और उसके परिवार और रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या करके फिर उस दुल्हन से शादी कर ली जाती है। ठीक, तो एक तरह से जबरदस्ती इसमें शादी होती है। In some contexts, another condition that needs to take place is that the bridegroom shall fight with the family of the bride while the following the ceremonial step in the tranquil wedding। ठीक, तो या तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें राशद फॉर्म को, तो क्या होता था कि जब भी मैरिज की सेरेमनी चल रही है, मतलब मैरिज सेरेमनी चल रही है, उस वक्त जो ब्राइड ग्रूम है उसको अपने ब्राइड की फैमिली से लड़ना होता था। ठीक, तो एक तरह से उसको लड़ना होता था अपनी ब्राइड की फैमिली से, जो ब्राइड ग्रूम है उसको। ठीक, कुछ ग्रंथों में एक और शर्त
ठीक, तो कुछ ग्रंथ में ये भी है कि एक और शर्त है कि जो पूरी होनी चाहिए, वो ये कि दूल्हा एक शांतिपूर्ण शादी में औपचारिक कदमों का पालन करते हुए दुल्हन के परिवार के साथ लड़े। ठीक, तो ये क्या है, कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जो राचक फॉर्म ऑफ मैरिज है उसमें क्या होता है कि उसको एक शर्त पूरी करनी होती है। वो शर्त क्या है कि एक शांतिपूर्ण ढंग से जो शादी हो रही है, उसमें उसको, जो दूल्हा है उसको दुल्हन के परिवार के साथ लड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक तरह से ये क्या है, एक रिवाज माना जाता था कि उसको लड़ना ही पड़ेगा। However, this condition is not essential for having a राक्षस मैरिज। हालांकि ये कंडीशन जो है जरूरी नहीं है राक्षस मैरिज करने के लिए। हालांकि ये शर्त राक्षस विवाह के लिए आवश्यक नहीं है, जो दूसरी वाली कंडीशन है ये आवश्यक नहीं है। According to P.V. Ken, a noble Indologist, this form of marriage is named Rakshat because Rakshat demons are known for history to have been from history to have been ensuring cruelty on their captives। एक महान भारतीयविद पीवी केन के अनुसार विवाह के इस रूप को राष्ट्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इतिहास के राष्ट्रों को अपने बंदियों पर क्रूरता करने के लिए जाना जाता है। बंदियों मतलब जो उनकी बांदियां होती थी, जो उनके गुलाम होते थे, उनको उनके ऊपर क्रुएल्टी की जाती थी, उनको सताया जाता था, मारा पीटा जाता था, जो उनकी बांदियां होती थी। ठीक, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ मैरिज को राजसत मैरिज नाम दिया है। ये किसने कहा था? पीवी केन ने कहा था। पीवी केन कहते हैं एक नोबल इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो टेक्सुअल सोर्सेज के बेस पे स्टडी करते हैं किसी चीज। ठीक, ग्रंथों के अनुसार जो है वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसी चीज के बारे में, तो उसको भारतविद कहा जाता है। एक महान भारतविद पीवी केन के अनुसार विवाह के इस रूप को राष्ट्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इतिहास के राष्ट्रों को अपने बांदियों पर क्रूरता के लिए जाना जाता है। ठीक, तो अपने बांदियों पे क्रूरता करते थे, इसीलिए इस तरह की मैरिज को राष्ट्र नाम दिया। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वाज प्रैक्टिस बाय क्षत्रिय एंड मिलिट्री क्लासेस। इस तरह की जो मैरिज है वो ज्यादातर किन ग्रुप में पाई जाती है? क्षत्रिय और मिलिट्री क्लासेस में पाई जाती है। ठीक, राष्ट्र मैरिज रिजेंबल्स अ राइट ऑफ अ विक्टर ओवर द पर्सन हेल्ड कैप्टिव इन वॉर। तो राष्ट्र मैरिज क्या है? जब मतलब किसी वार में वो वार जीत जाते थे तो उनकी लड़कियों को ये लोग बांदी बनाकर ले आते थे और उनसे शादी कर लेते। ठीक, विवाह का ये रूप क्षत्रियों या सैन्य वर्गों द्वारा प्रचलित था। ठीक, राष्ट्र विवाह युद्ध में बांदी बनाए गए व्यक्ति पर विजेता के अधिकार के समान है। मतलब कि जैसे ये वार जीतते थे, कोई भी जंग जीतते थे, कोई भी युद्ध जीतते थे, तो वहां से जो लड़कियां होती थी उनको बांदी बना लिया जाता था और बांदी बनाकर फिर उनसे शादी कर लिया जाता था। तो एक तरह से ये मार के बांदी बना रहे, तो इसी लिए इसको राष्ट्र विवाह कहा जाता है। ठीक, और ये ज्यादातर क्षत्रिय ही होते थे योद्धा। ठीक, क्षत्रिय होते हैं योद्धा। ठीक, तो वार कौन, जो युद्ध होता था वो कौन लड़ने जाएगा? क्षत्रिय ही लड़ेंगे। इसीलिए ये इस तरह का जो विवाह है वो क्षत्रियों में या सैन्य वर्गों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म जो है वो है पिशाच। ठीक, दिस इज प्लेस्ड एज द लास्ट फॉर्म ऑफ मैरिज बिकॉज दिस इज द मोस्ट एट्रोसियस फॉर्म ऑफ मैरिज आउट ऑफ द 8 मैरिज। ठीक, इसे विवाह के अंतिम रूप में रखा गया है क्योंकि 8 विवाहों में से ये विवाह का सबसे क्रूर रूप है। ये सबसे क्रूर रूप है, सबसे खतरनाक रूप है। ठीक, पिशाच मैरिज जो है वो सबसे खतरनाक है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया। In this, a man seduces women and enters in a sexual act when the girl is either sleeping, intoxicated, or mentally disordered, mostly in the night। तो रात में क्या होता था? लड़कियों को या तो कोई मतलब नशीली चीज खिलाकर या उनको मेंटली डिस्टर्ब करके, किसी भी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करके, या अगर वो सो रही हैं तो उनके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता था और उनको सेड्यूस किया जाता था, और जो आदमी करता था उसी से फिर उसकी शादी करा दी जाती थी। इसीलिए इस तरह की मैरिज को पिशाच मैरिज कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया पिशाच मैरिज क्या होता है? इन दिस अ मैन सेड्यूसेस वुमेन एंड enters in a sexual act when the girl is either sleeping, intoxicated or mentally disordered, mostly in the night। ज्यादातर ये काम कब होता था? नाइट में होता था। ठीक, इसमें पुरुष महिलाओं को बहकाता है और यौन संबंध बनाता है।
ठीक, तो इसमें क्या करता है, पुरुष जो है वो महिलाओं को बहका लेता है और बहकाने के बाद उनके साथ यौन संबंध बना लेता है किसी भी तरीके से। ठीक, जब लड़की ज़्यादातर रात में या तो सो रही होती है, ठीक, ज़्यादातर ये काम कब होता है, रात में होता है, या तो अगर लड़की सो रही होती है, नशे में होती है। नशे में होती है मतलब उसको या तो वो खुद ही शराब वगैरह पी के नशे में हो, या मतलब उसको शराब वगैरह पिला के या कोई भी नशे की चीज़ पिला के उसको नशे में कर दिया जाता है, या मानसिक रूप से उसको विक्षिप्त कर दिया जाता है। मानसिक रूप से उसको विक्षिप्त कर दिया जाता है, यानी कि मानसिक रूप से उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। ठीक, ताकि उसका दिमाग ना काम करे और ये सब काम जो है यौन संबंध ये लोग उससे बना ले, और उस पुरुष से जिसने उसके साथ यौन संबंध बना लिया उसी के साथ उसकी शादी वगैरह कर दी जाए। ठीक, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ मैरिज को पिशाच मैरिज कहा जाता है। The girl and her parents, out of same of such activity, had to agree to the marriage with the man. ठीक, अब ये जो गर्ल हैं और उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी उनके साथ हो गई है, तो एक मतलब अपने आप को अपने अपना मतलब एक कहेंगे कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो उसके साथ शादी कर दें। ठीक, ताकि समाज में ये बात ना पहुंचे, और समाज में बात पहुंचने से पहले समाज में अगर बात पहुंचेगी तो एक तरह का सेम का मतलब एक मोमेंट हो जाएगा उनके लिए, मतलब बेइज्जती हो जाएगी उनकी, इसीलिए वो उस आदमी के साथ शादी कर लेते हैं। पिशाच मीन्स गॉबलिंग्स who are supposed to act secretly at night. पिशाच का अर्थ क्या है, भूत। ठीक, जिसका मतलब कि जो चीजें क्या हो सकती हैं, रात में हो सकती है, ठीक, और बहुत छुप छुपा कर हो सकती है। ठीक, लड़की और उनके माता पिता को ऐसी गतिविधि से शर्म के कारण, मतलब ऐसी गतिविधि उनके साथ हो गई है, उस लड़की के साथ ऐसी गतिविधि हो गई है, तो माता पिता अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं अपने आप के अंदर। ठीक, और लड़की भी अपने आप को मतलब ये समझती है कि अगर समाज में ऐसी बात पहुंचेगी कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो एक बेइज्जती होगी उसकी। ठीक, उस बेइज्जती से बचने के लिए वो अपने आप को उस पिशाच के हवाले कर देती है, यानी कि उस पिशाच से शादी कर लेती है। वैसे मतलब अगर पिशाच का अर्थ देखा जाए तो पिशाच का अर्थ क्या है, भूत, जो रात में गुप्त रूप से कार्य करते हैं। एक पिशाच मतलब जो रात में गुप्त रूप से कार्य करते हैं, जिसको भूत कहा जाए। ठीक, तो ये 8 फॉर्म ऑफ मैरिज हैं हिंदू मैरिज में। ठीक, समझ में आ गए सारे फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग मुस्लिम मैरिज पढ़ेंगे। पढ़े या कल पढ़े, बताइए जैसा हो, हिम्मत हो तो पढ़े, नहीं तो फिर कल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिज इन मुस्लिम, मुस्लिम विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, मुस्लिम मैरिज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है, फिर लीव करते हैं। कोई क्वेश्चन है और तो बताइए, एनी क्वेश्चन। तो हिंदू मैरिज से रिलेटेड जितने भी लॉज थे, या हिंदू मैरिज के जितने फॉर्म हैं, हिंदू मैरिज के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कल हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम मैरिज। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लीव करते हैं फिर क्लास। हैव अ नाइस डे।